अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। पनीर नहीं है। 1,500 kilos of adulterated paneer seized in Gujarat. उसका क्या इम्पैक्ट है? 60% रेस्टोरेंट पहले साल ही बंद हो जाता है। दूर से आसान लगता है। शाहरुख खान को या अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करते देख के लगता है लोगों को भी एक्टिंग कर लेगी। शिल्पा शेट्टी जी, उन्होंने भी अभी रेस्टोरेंट बंद किया शायद। प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में खोला था, शायद उन्होंने भी बंद किया। तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। बिरयानी चूज करने के वजह कोई विशेष कारण? बेटर है बर्गर से, पिज्जा से, इसमें मैदा नहीं है। इंडियन फूड ही है शुरू से या बाहर से आया हुआ है? ये मुगल आर्मी का खाना था, पर्शिया से आया था। इट इज लाइक अ सेलिब्रेटरी फूड फॉर द आर्मी। वेज बिरयानी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? आपने शायद क्लाउड से स्टार्ट किया था पहले। व्हाई स्टार्ट विद क्लाउड? अगर नहीं चले तो आप अपना बोरिया बस्ता उखाड़ के दूसरी जगह भी जा सकते हैं। देखिए लेंसकार्ट ने भी कहीं ना कहीं पहले ऑनलाइन से शुरू करा था कि मैकडी इतने कंट्रीज में है फिर भी सेम है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन कैसे कर पाते हैं? हमारे सब किचन्स में कैमरे लगे हुए AI बेस्ड। 15 की जगह 16 मिनट कर दी तो भी बच जाएगा। 3-3.5 लाख लोगों में आप देखो कि प्रमोटेड, बेस्ट सेलर, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगते हैं। सबको पता है कि रिव्यू देख के, रेटिंग देख के आदमी ऑर्डर करता है। तो बहुत सारे लोग फेक रिव्यूज और फेक रेटिंग भी काम में ले रहे हैं वायरल फूड के नाम पे, कि हमारी रील पे व्यू अच्छे आए। फूड में भांति भांति के एक्सपेरिमेंट होते हैं। चॉकलेट डोसा बनाएंगे, बाहुबली डोसा, बाहुबली सैंडविच। इस पे आपका क्या कमेंट है कि जैसे अमेरिकन ब्रांड्स कई जगह हैं, इंडियन ब्रांड्स ग्लोबल क्यों नहीं जा पाते? रेस्टोरेंट बिजनेस दुनिया का सबसे वर्स्ट बिजनेस है। ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं पीटर थिल, जिन्होंने बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने एलन मस्क के साथ पार्टनरशिप में पेपाल चालू किया था। ऐसा पीटर थिल क्यों कहते हैं साहब? पीटर थिल इसलिए कहते हैं क्योंकि एवरेज दुनिया का ये कहता है कि 60% रेस्टोरेंट पहले साल ही बंद हो जाते हैं। हर आदमी को रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है बट चला कोई नहीं पाता है, प्रॉफिट की तो शक्ल ही नहीं दिखती। ऐसे में कोई व्यक्ति फूड इंडस्ट्री में एंटर करता है, ऐसा नहीं कि मैं सारे ऑप्शन बेचूंगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस करता है, बिरयानी, और मात्र 10 साल में 40 शहरों में 100 से ज्यादा आउटलेट खोल देता है और 500 करोड़ की कंपनी बना लेता है। यह कहानी है बिरयानी बाय किलो की, और आज हम बिरयानी बाय किलो के जो को फाउंडर है विशाल जंदल जी, उनसे जानेंगे पूरी बिरयानी बाय किलो की कहानी कि भैया इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, आप फूड बिजनेस में इतना टफ होने के बाद क्यों उतरे, और उतरे तो आपने बिरयानी पे क्यों ध्यान दिया, ये बिरयानी का भारत में इतिहास क्या है, ये बिरयानी की यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, कितने की बनती है, कितने की बिकती है, ये क्लाउड किचन क्या होता है, ये डाइन इन क्या होता है, डाइन इन किसको करना चाहिए, क्लाउड किचन किसको करना चाहिए, ये 100 रुपए की अगर बिरयानी बिकती है तो उसमें फूड कितने का, लेबर कितने की, जगह कितने की, रेंट कितने का और मार्जिन कितना होता है, ये जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी जोमेटो कितने जरूरी है, क्या इन पे डिपेंड रहे या खुद का बना लें। कुल मिला के इस पॉडकास्ट में बिरयानी बाय किलो की पूरी कहानी है और साथ में एक रेस्टोरेंट की मास्टर क्लास है। तो आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाते रहते हैं या आपका मन में है कि कभी मैं भी एक रेस्टोरेंट खोलूं और जानना चाहते हैं रेस्टोरेंट चलता कैसे है, तो आपके लिए पूरी की पूरी मास्टर क्लास है। कौन से फूड में एंटर करना चाहिए, कैसे अपनी दुकान खोलनी चाहिए, क्लाउड में जाएं कि उसमें जाएं, कैसे यूनिट इकोनॉमिक्स मेंटेन करें, कैसे सप्लाई चेन मेंटेन करें, क्या करें क्या ना करें। 500 करोड़ की कंपनी बनाने का 10 साल का अनुभव उन्होंने निचोड़ दिया है इस पॉडकास्ट में। तो आपको 1 घंटे में वो मिलेगा जो इन्होंने 10 साल में सीखा है। अगर आप फूडी हैं या फूड बिजनेस में इंटरेस्टेड है, ये पॉडकास्ट देखिए तुरंत बिना देरी किए, और डायरी पेन लेके बैठना, दुनिया भर के नोट्स बनाना। तो सर वेलकम विशाल जी टू द पॉडकास्ट। प्लेजर टू सी यू राहुल जी। सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अच्छा सर, बिरयानी बाय किलो के बारे में अपन बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, बस एक 30 सेकंड में शॉर्ट में बता दीजिए ये है क्या चीज। आप मेरी 10 साल की मेहनत को 30 सेकंड में बोल रहे हैं, पर बता देता हूँ। ठीक है। तो सर मैं 5 साल अमेरिका रहा, 8 साल सिंगापुर रहा। तो मेरा एक ड्रीम था कि इंडिया से एक मैकडोनल्ड या बर्गर किंग या डोमिनोज बनाया जाए। तो इंडिया की जो मेन डिश है बिरयानी, उसको स्टैंडर्डाइज करके और साथ में जो उसका एक टेस्ट, डिलीशियसनेस, ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखते हुए कैसे करें। तो हमने हांडी में 1 किलो की हांडी, आधा किलो की हांडी, एक 350 ग्राम की हांडी में एक फ्रेश बिरयानी कैसे बनाई जाए स्टैंडर्ड तरीके से, कि पूरे इंडिया को मिले और वर्ल्ड को मिले और इंडिया का मैकडोनल्ड बना पाए, वो बिरयानी बाय किलो है। क्या बात है सर। तो सर एक सवाल कि आप आईआईटी से हैं, जब भी आपने कहा आईआईटी से भी हैं, आप 5 साल यूएस भी रहे, सिंगापुर भी रहे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम भी किया, उसके बाद अब आप बिजनेस में क्यों उतरे, एक पहला सवाल। और जब बिजनेस में उतरे तो 10 चीजें हो सकती थी आपके सामने, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यू डायरेक्ट एंटर्ड इनटू फूड। सो इसके पीछे की क्या कहानी है, ये बताइए। नहीं देखिए, वैसे तो मैंने आईटी बिजनेस भी करा हुआ है, ठीक है। मैंने फाइनेंस में बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, तो ऐसा नहीं खाली बिजनेस किया, पर ये 10-12 साल से अब मैं कर रहा हूँ। तो
फूड पैशनेट फूडी हूँ पहले तो। हाँ। बहुत खाने का शौक है, चाहे वो न्यूयॉर्क का बेस्ट रेस्टोरेंट हो, सिंगापुर का हो, दुबई का हो, इंडिया का हो, मतलब मैं कहीं का नहीं छोड़ता। तो पहले तो फूड का शौक है, और फिर और दूसरा बहुत एक मैं राष्ट्रीय मतलब बहुत पैशनेट इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। तो मुझे लगता था इंडिया की जो एक नेशनल डिश है, हेरिटेज डिश है बिरयानी, उसको वर्ल्ड में पहुँचाना है। और मुझे ये भी लगता था कि डिस्पाइट बीइंग अ फूडी के कि ये डिश बेटर है बर्गर से, पिज्जा से। इसमें मैदा नहीं है, चावल है, बहुत बढ़िया मसाले हैं, और बिकी हुई है 400 साल से, लोग खाते आए हैं। पर सिर्फ ये कि किसी ने इसको स्टैंडर्डाइज नहीं करा। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आज आप मैकडोनल्ड जाए तो सबको पता है वही बर्गर मिलेगा। तो हमारे केस में बिरयानी बाई किलो के आज 100 से ज़्यादा आउटलेट है इंडिया में, दुबई में 2 आउटलेट हैं, तो वही बिरयानी मिलेगी, वही टेस्ट, वही हाइजीन, वही सब कुछ। तो मेरा एक बहुत मन था और इच्छा थी और एक ड्रीम था कि इंडिया की इतनी बड़ी हार्ड पावर हो गई, जो कि मोदी जी ने करी है और हम सब लोग कर रहे हैं, और सॉफ्ट पावर जो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये खाने की पावर भी एक जो है ना, इंडिया का उम्दा खाना पूरी दुनिया में पहुंचे, इसलिए फूड। तो सर बिरयानी चूज करने के वजह कोई विशेष कारण, जैसा आपने बताया मसाले हैं, ये सारी चीजें? क्योंकि बिरयानी क्या है, एक बहुत, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो कंप्लीट डिश है। जैसे कि चावल भी आ गया, अगर चिकन बिरयानी करें तो मीट भी आ गया, बटन बिरयानी करें, पनीर बिरयानी भी हो सकती है, कटहल की बिरयानी भी हो सकती है, और लखनवी बिरयानी भी जिसमें स्पाइस कम है, हैदराबादी बिरयानी जिसमें स्पाइस ज़्यादा है, तमिलनाडु की दिंदुगल अलग बिरयानी है। तो बिरयानी की बहुत वैरायटी और कंप्लीट डिश है। लाइक पिज्ज़ा कंप्लीट डिश है, पर पिज्ज़ा में मैदा है, बर्गर में मैदा है, वो भी नहीं है। तो खाली इसमें, और साथ में क्या है कि अगर आपने ऑर्डर करी तो डिलीवरी फ्रेंडली है। जैसे पिज्जा भी 1 घंटे बाद थोड़ा सा ना चिपचिप हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉगीनेस आ जाएगी, इसमें वो भी नहीं आएगी, अगले दिन खा लो। कंप्लीट मील है, डिलीवरी फ्रेंडली है, हेल्दी है, और 300-400 साल से सब जानते हैं, इंडिया के बाहर भी लोग जानते हैं। बस किसी ने इसमें एक स्टैंडर्डाइज करके बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बनाया। तो कैटेगरी मेरे हिसाब से राइट है। तो कैटेगरी वाइज, जैसे मान लो आप बिरयानी करते हैं, अभी और बहुत सारे ब्रांड है बिरयानी करते हैं, या बहुत सारी लोकल शॉप्स भी है अनऑर्गेनाइज्ड बिरयानी करते हैं। बिरयानी बाई किलो की बिरयानी कैसे स्पेशल है, क्या यूएसपी है इसकी? तो देखिए, एक तो हम फ्रेश बिरयानी बनाते हैं, हांडी रखी हुई है सामने। तो जो फ्रेश बिरयानी आफ्टर कस्टमर का जब ऑर्डर आता है, उसके बाद चावल और मीट या मसाले या पनीर या कटहल इसमें जाता है, और इसी में दम कुक होता है, आँच में, गर्म उससे, ओवंस में, गैस पर। तो सारा का सारा बिरयानी की जो खुशबू है, उसके जो फ्लेवर्स हैं, इसी के अंदर बस जाते हैं। इस पे आटे से सील होता है ये। तो जब कस्टमर के घर पहुंचता है या कस्टमर हमारे आउटलेट में खाता है, तो वही इस हांडी की सील खोलता है। तो सब उसके जितनी खुशबू है, जो हमारी जैसे माँ दादी बनाती थी, या 400 साल पहले मुगल आर्मी बनता होगा, वही फ्लेवर उसी अर्दन पॉट में हम दे रहे हैं, एक हांडी में। हांडी के कोई और नहीं देता, कोई और नहीं देता, और देते भी जो लोग हैं वो बनाते बड़े पतीले में, हांडी में बस डाल देते हैं, हम इसी में पकाते हैं, और कस्टमर इसकी सील खोलता है। ये बहुत बड़ा एक मेरे हिसाब से डिफरेंशिएटर है। सर एक चीज है कि इस हांडी से कॉस्ट नहीं बढ़ती आपकी, वो कैसे मैनेज करते हैं? कॉस्ट बढ़ती है, तो वो बात सच है। देखिए, वो कॉस्ट बढ़ती है, आप पास ऑन करते हैं या मार्जिन कम करते हैं? थोड़ा मार्जिन भी कम करते हैं, थोड़ा पास ऑन भी करते हैं, धंधा तो हमें भी चलाना है। पर लेकिन हम एक कस्टमर को एक बहुत हाइजीनिक, बहुत डिलीशियस, बहुत एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसमें उसको दिल से मजा भी आए, उसका पेट भी अच्छा रहे और हेल्थ भी खराब नहीं हो। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। और सर हांडी का ये यूएसपी तो है कि भाई फ्रेश मिलेगा। आप बंदा सील खोलता लगता है भाई फ्रेश चीज है। कहीं इधर उधर से, वो एक बीच में आया था ना कोई मीम कि वो फूड डिलीवरी पार्टनर ने डब्बा खोला तो पीछे आ गया, वो खा नहीं सकता इसमें, कर नहीं सकता। तो लेकिन तो एक तो इसका हांडी की कॉस्ट वाला हो गया, जिसमें आपने का भी थोड़ा पास ऑन करते हैं, थोड़ा मार्जिनेट लेते हैं। लेकिन एक चीज और है, इसमें टाइम भी एक्स्ट्रा लगता होगा। लगता है। डिलीवरी अगर कोई और बिरयानी वाला है, उसको ऑर्डर करो, वो कहेगा ये पतीले में रेडी ले जा भाई। आपके केस में तो भाई बनेगी भाई, लगेंगे 45 मिनट, उसको कैसे मैनेज करते हो? तो सर देखिए, आज के दिन जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट का जमाना है, जब लोगों को सब कुछ 15 मिनट में चाहिए। पर मेरी उम्र जरा 50 के ऊपर है, मेरे को फाउंडर जो कौशिक रॉय, उनकी भी, तो हम हमेशा कहते थे कि भाई वही खाना लोगों को खिलाएंगे जो हम खुद अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो एक जो खाने में हमारा एक बहुत बड़ा एक वैल्यू सिस्टम है कि भाई फ्रेश होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे हम लोग बिलीव करते हैं जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो, आपकी आत्मा, आपकी शरीर वही हो जाता है। तो मैं मानता हूँ कि बाकी लोगों का खाना घर में आधे घंटे में पहुंच जाता है, हमारा 45 मिनट में करीब पहुंचता है, 50 मिनट में। पर लेकिन आप एक फ्रेश चीज जो आपके लिए ही बनी है, तो मुझे लगता है कि आदमी को सेल में इफेक्ट आता है, थोड़ा आता है। जैसे जिसको लंच में मान लो ऑफिस में 30 मिनट में ही चाहिए, वो 45 मिनट नहीं कर पा रहा,
वेट 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो वो ऑर्डर मिस होते हैं। पर हम लेकिन अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, उसी इथॉस से एक होता है ना कि वैल्यूज से हमने इस धंधे को बनाया है। सर नाम इसका आपने कहा बिरयानी बाय किलो, तो इस नाम के पीछे कोई विशेष कहानी कि बाय किलो जब रखने का हमने मतलब? शुरू करा था मैंने और कौशिक रॉय ने 2015 में, तो 1 किलो की हांडी होती थी। फिर उसके बाद जब शुरू में 1-2 साल वही रही, फिर लोगों ने कहा हमें तो छोटी चाहिए, तो यार आधा किलो की हांडी है। फिर हमने इससे भी छोटी हांडी भी की, तो वो नाम वही रह गया, बिरयानी बाई किलो। बाई जब से किलो। रह गया, जब शुरू करते हैं तो वही तो रह सर गया। बिरयानी बाय किलो से ऐसा लगता है आप सिर्फ बिरयानी में डील करते हैं, तो सिर्फ बिरयानी स्पेसिफिक या अदर प्रोडक्ट्स भी नहीं, हैं? तो 70% हमारी सेल बिरयानी की है, पर ठीक है। 15% कबाब्स की है। हम अपने कबाब्स के लिए जाने जाते हैं। हमारे जो मटन गलौटी हैं, वेज गलौटी हैं, हमारे मतलब बहुत पॉपुलर हैं। हमारी जो करीज हैं, दाल हैं, चिकन कोरमा है, हमारा बटर पनीर है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इवन हमारी फिरनी हम कहते हैं वर्ल्ड फेमस है आई थिंक इंडिया में। तो ऑफ कोर्स मतलब नाम बिरयानी है, लेकिन मल्टीपल चीजें और भी साथ इंडियन में खाना कर रहे हैं। पूरा है। हाँ, ग्रेट। सर अब बात करते हैं बिरयानी के ऊपर थोड़ी सी, क्योंकि बिरयानी के ओरिजिन के ऊपर, कि बिरयानी बाय किलो नाम है, तो बिरयानी के इसके ऑपरेशन, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग पे तो आएंगे अपन, बिजनेस की बात करने वाले दोनों हैं, लेकिन एक बार थोड़ा है ना बिरयानी के लिटरेचर की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। ये इंडियन फूड ही है शुरू से या बाहर से आया हुआ है? देखिए ये सब चीज़ें हमने भी पढ़ी हैं इंटरनेट से, थोड़ी बहुत रिसर्च भी की है, लेकिन जो सब जगह जहाँ पे कंसेंसस है सब विद्वानों का, फूड क्रिटिक्स का, वो ये है कि जो मुगल आर्मी थी, ये मुगल आर्मी का खाना था, ये पर्शिया से आया था। तो जब आर्मी को कार्ब्स भी चाहिए, जो राइस है, कार्बोहाइड्रेट्स, कि भाई जल्दी एनर्जी मिले, और प्रोटीन भी चाहिए कि मसल में ताकत आए, तो ये बड़े बड़े पतीलों में 100-100, 200 किलो की में बनती थी और जल्दी बन जाती थी 1-2 घंटे में, और सब मिलके खा लेते थे। इट इज़ लाइक अ सेलिब्रेटरी फूड फॉर द आर्मी, फॉर, और अभी वो सेलिब्रेशंस शादी के, बर्थडे के, एक कपल को अच्छा लग रहा है, इंसान को अकेले अच्छा लग रहा है, तो सेलिब्रेशन की फीलिंग भी देती है। तो हिस्ट्री तो वहीं से है। तो सर ये इंडिया की फेवरेट कैसे में बाहर से आई हुई है? इंडिया में बिरयानी का होता है ना कि जलवा है बिरयानी का, कि बिरयानी के नाम से अभी मैं बोलूं बिरयानी कौन खाएगा, तो सब क्या ऊपर चले जाएंगे, बिल्कुल। ना बिरयानी तो खाएंगे। तो एकदम, इंडियन हाँ। की फेवरेट कैसे बनी? तो सर देखिए, इंडियंस हम लोग पहले तो लोग हैं हम 100 करोड़, इससे ज़्यादा, राइट, सबसे पहले तो। दूसरा ये है कि हम इंडियंस आई थिंक काफ़ी, मैं शाबाशी दूंगा, माहिर हैं कि अच्छी चीज़ों को बड़ा अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं बीच में आई वेंट टू जो ईस्ट एशिया है, तो शायद समोसा भी वहाँ से आया है, बहुत चीज़ें आई हैं, राइट। हम लोग तो कई बार एक बाटा कंपनी को कह देते हैं इंडियन है, जबकि बाटा ब्रिटेन की कंपनी है। पर लेकिन जिसको आपने अपना मान लिया वो अपना है। हम अगर 400 साल बाद तो कोई भी चीज़ अपनी हो जाती है, और उसमें हमने कितना इम्प्रोवाइज़ किया है, राइट। जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई थी 400 साल में, तो तमिलनाडु की अलग बिरयानी है, कलकत्ता की अलग बिरयानी है, हर रीजन की अलग बिरयानी है, सबने अपने अपने हिसाब से इसको कर अपना लिया। काम किया। सर यही मेरा अगला सवाल था कि भाई इंडिया में अलग अलग टाइप की बिरयानी हाँ, होती है। हाँ। मेन बिरयानी जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, हैदराबादी बिरयानी। उसके बिल्कुल। अलावा और कौन कौन सी टाइप की बिरयानी है और कहाँ तो कहाँ हम लोग चलती जो है? बेचते हैं वो, और डिफरेंस क्या है इनमें? हाँ, तो जैसे हैदराबादी बिरयानी है, वो एक तरह से कच्ची बिरयानी कहते हैं। तो जो मीट है और राइस है, हांडी में बिल्कुल कच्चा जाता है। लखनवी बिरयानी में पक्की बिरयानी बोलते हैं, तो आधा पका हुआ जाता है, राइट, और थोड़ा सा कम स्पाइसी होता है, यखनी ग्रेवी होती है। कलकत्ता बिरयानी है, उसमें लखनवी बिरयानी की तरह पर आलू पड़ता है, अंडा पड़ता है, क्योंकि उनको खाने की आदत है। तो ये 3 बिरयानी तो हम भी बेचते हैं। पर जो साउथ की कुछ और बिरयानी है, दिंदुगल है, तो उसमें जीरा राइस होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है। तो जिस रीजन में जिस तरह का राइस था, स्पाइसेस थे, उन्होंने उस तरह से उसको डेवलप किया, अपनापन कर अपना लिया बना उसने। लिया, अपना बना लिया। हाँ, सर इंडिया में आपका जो बेट डेटा होगा, मोस्ट कंज्यूम बिरयानी फ्लेवर कौन सा है आपका? तो मोस्ट कंज्यूम तो हैदराबादी चिकन हैदराबादी। है, और हैदराबादी चिकन और पनीर बिरयानी। और कौन सा शहर या कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा बिरयानी खाई जा रही है? देखिए वैसे तो बिरयानी साउथ में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, पर हम क्रेडिट ले सकते हैं बिरयानी बाई किलो कि हमने दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ में इसको बहुत पॉपुलर किया। इवन जो सिटीज़ लाइक चंडीगढ़ है, जब हम पहली बार गए थे वहाँ 8-9 साल अपना बिजनेस करने, 8-9 साल, लोग कहते थे बटर चिकन और कबाब, चिकन टिक्का की शहर है पंजाब, यहाँ कौन बिरयानी खाएगा। पर आज सब बहुत पसंद करते हैं। अच्छा सर, एक और जो है ना कंट्रोवर्शियल सवाल कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? सर बिल्कुल होती है, आप भी मारवाड़ी हो, मैं भी बनिया आदमी हूँ, तो वेज क्यों ही नहीं खाते होगी? हैं। अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं बिरयानी, बिल्कुल मतलब बिरयानी है ना अपनी भी। अरे सर, जिस तरीके से नॉनवेज बिरयानी बनती है, बिल्कुल उसी तरीके से उसी हांडी में वेज बिरयानी बनती है। वही दम दे के बनती है। बिरयानी और पुलाव में फ़र्क है कि पुलाव ओपन
कढ़ाई में बनता है या ओपन बर्तन में बनता है। ये हांडी में क्लोज में बनती है कि सारे के सारे जो उसके फ्लेवर्स है, खुशबू है, सब उसी के अंदर समा जाए जब इंसान खाए उसको। तो वेज बिरयानी भी हम उसी मसाले से उसी हांडी में बनाते हैं, तो क्या फ़र्क है, वही भी बिरयानी है। अच्छा सर, अब आते हैं आपके स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन, मतलब बिजनेस कोर चीज़ों पे। फूड में दो ही तरीके हैं भाई, आदमी या तो जाएगा और रेस्टोरेंट में बैठ के खाएगा या घर मंगाएगा, यानी डाइन इन या क्लाउड, ये दो चीज़ें। हाँ। तो इन दोनों में एक तो मेनली डिफरेंस क्या है, और आपने शायद क्लाउड से स्टार्ट किया था पहले, तो वाई स्टार्ट विद क्लाउड? तो देखिए सर, हमने जब 2015 में कौशिक मैंने स्टार्ट किया था, तो हम रिस्क को कम करना चाहते थे पहले तो। क्लाउड में देखिए पैसे तो कम लगते हैं, क्योंकि आपको किसी मॉल में जगह नहीं लेनी या हाई स्ट्रीट पे जगह नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा रेंट की जगह नहीं लेनी, आप कहीं भी ले सकते हैं क्योंकि आपको कस्टमर को, और साथ में अगर नहीं चले तो आप अपना बोरिया बिस्तर और इक्विपमेंट उखाड़ के दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमने एक तो वहाँ से शुरू ठीक किया। है। पर लेकिन साथ में ये भी बात मैं मानता हूँ, देखिए लेंसकार्ट ने भी कहीं ना कहीं पहले ऑनलाइन से ही शुरू करा था, ठीक है। या नाइका ने भी, या ब्लू स्टोन ने भी। पर सबको ऑफलाइन इंडिया में अगर बड़ा ब्रांड बनाना है 300-400 करोड़ से बना, जो मुझे लगता है चाहे वो फैशन में हो चाहे वो कपड़े में हो, फिर ऑफलाइन भी जाना पड़ता है। तो हमने क्लाउड से शुरू करा और आज 100 से ज़्यादा क्लाउड किचन है हमारी। पर अब जैसे हमने पिछले 2 महीने पहले बॉम्बे एयरपोर्ट पे खोला है अपना, पुणे एयरपोर्ट पे खोला है, और एयरपोर्ट्स पे खोल रहे हैं हम, और हमारे वैसे एक डाइन इन हर शहर में है। तो धीरे धीरे हम डाइन इन में भी जा रहे हैं, दुबई में खोला है। तो अगर आपको 300-400 करोड़ की जर्नी मुझे लगता है क्लाउड से या ऑनलाइन से, चाहे वो फैशन हो ब्यूटी हो, करी जा सकती है 500 करोड़। उसके बाद उससे आगे जाना है तो ऑफलाइन जाना पड़ता है। तो अगर जैसे मैं कॉस्ट यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करूं कि अगर क्लाउड किचन कोई खोल रहा है तो 100 रुपए की अगर रेवेन्यू है तो उसमें क्या क्या खर्चे रहते हैं क्लाउड किचन की यूनिट इकोनॉमिक्स? हाँ, तो देखिए कई खर्चे तो रेंट के अलावा बराबर है, और फूड एग्रीगेटर की कमीशन के अलावा। ठीक है। फूड कॉस्ट टिपिकली इस इंडस्ट्री की 30-35% रहती है, ठीक फूड है। और पैकिंग। ठीक है। इस इंडस्ट्री में तो इस इंडस्ट्री में 3 बड़े खर्चे हैं। एक तो फूड पैकिंग जो 30 से 35 रहती है ठीक है। %। दूसरा है लेबर कॉस्ट, जो लोग काम करते हैं, वो जनरली 10 से 18% रहती है। अगर आपकी क्लाउड किचन है, या कहूँ तो 8 से 18% रहती है। अगर क्लाउड किचन है तो 8, 9, 10 के करीब होती है, 11 के करीब। अगर आपका डाइन इन है तो 13, 14 से 18 के करीब होती है। ठीक है। दूसरा वो कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट रेंट है। अगर आपकी क्लाउड किचन है तो 3 से 5% रेंट होता है। अगर आपका डाइन इन है तो वो 15% तक जा सकता है। तो 3 बड़े कंपोनेंट है। फिर अगर आप डिलीवरी में, तो एग्रीगेटर कमीशंस में आप एक वो इनफ आर्टिकल्स है मीडिया में टू से कि भाई एग्रीगेटर्स 25% टाइप लेते हैं, तो वो एक अलग एक्स्ट्रा हो गया। पर उसमें फिर आपका थोड़ा रेंट और लेबर बच जाती है, ये फ़र्क है। पर ये है कि क्लाउड किचन में अपने आप को ब्रांड को एस्टेब्लिश करना, देखिए हमने तब एस्टेब्लिश किया 2015 से, जब जोमेटो स्विगी भी इंडिया में नए थे, राइट। आज के दिन जोमेटो स्विगी पे 3 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट लिस्टेड हैं क्लाउड किचन। तो उस समय अपने आप को एक डिफ्रेंशिएट कर पाना क्लाउड किचन से शायद इतना आसान नहीं है। कई बार आप डाइन इन से अपने आप को डिफरेंशिएट बेटर कर पाए। तो जो अगर एक इंसान बिजनेस लगा रहा है, उसको देखना पड़ेगा मेरे पास पैसे कितने हैं। शुरू में रिस्क कम लेना है तो क्लाउड किचन से करिए। पर अगर आपको, लेकिन अब वो मुश्किल हो गया कि आपको 3 लाख रेस्टोरेंट जो जोमेटो स्विगी पे हैं, 3-3.5 लाख, उनसे कम्पीट करना है और कमीशन भी देना उनको, तो आप कर पाएंगे। अगर लेकिन आप अगर मॉल में जाते हैं या हाई स्ट्रीट पे, तो रेंट ज़्यादा है और पैसा शुरू में कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो एक बैलेंस है, वो किस पॉइंट पे किसको क्या सूट करता है, कितना कैपिटल है और कितना कैपिटल है, वो सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है। मतलब अगर मैं की डिफरेंस की बात करूं तो भी अगर आप डाइन इन खोलते हो तो रेंट आपका बहुत ज्यादा लग जाता है और थोड़ी लेबर भी लग जाती है। रेंट और लेबर आपकी एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन आप डिलीवरी का पैसा आपका जो एग्रीगेटर काफी हद तक कमीशन बच वगैरह जाता है। बच लेते हैं। और उसमें आपका रेंट बच गया, वो बच गया, लेकिन मोटा मोटी मार्जिन तो दोनों में सेम ही रहा है। फाइनली तो सेम ही रहता है। लोग लगता है क्लाउड कर लेंगे तो चलो हमने ये बचा लिया, वो बचा लिया, लेकिन पर क्लाउड में भी मार्जिन और डाइन इन फाइनली सेम रहता है। पर उसमें ये है कि आपको और फिर एग्रीगेटर में अगर 3.5 लाख रेस्टोरेंट हैं तो आपको मार्केटिंग भी बहुत और एडिशनल खर्च करना पड़ेगा, जो कि अगर आपने हाई रेंट पे ले लिया तो वो नहीं खर्च करना पड़े, उतने लोग तो आ ही रहे। तो सर अभी अपन जैसे ऑफलाइन स्टोर में भी जाते हैं तो 2 मॉडल होते हैं, एक तो खुद के स्टोर्स खोलो, एक फ्रेंचाइजी दे दो। तो इनमें दोनों में से कौन सा मॉडल बेटर है? अभी आप कौन से मॉडल पे हैं? अभी हम तो अपना ही करते हैं, खुद का ही अपना ही करते हैं, क्योंकि हमारा क्वालिटी पे बहुत ज्यादा हम चाहते हैं कंट्रोल रखे, मैं और कौशिक जी। तो हम लोग तो बहुत फ्रेंचाइजी नहीं करते, कि हमें लगता है कि
फ्रेंचाइजी शायद उतना क्वालिटी पे ध्यान ना दे जो हम अपने एम्प्लॉय से रख सकते हैं। पर मैं अगर राय दूं अपनी, तो मुझे लगता है कि किसी को भी 5-10 रेस्टोरेंट से क्लाउड किचन या जो भी कर रहे हैं, पहले तो अपनी करनी चाहिए कि उस धंधे को 2-4-5 साल समझ ले वो इंसान कि भाई ये धंधे की पकड़ है, 4-5 साल मुझे लगता है एटलीस्ट। उसके बाद वो फ्रेंचाइजी भी कर सकते हो, पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से कैसे खुद के खोलने के फायदे और नुकसान और उसके देखिए, खुद के खोलने में अपना पैसा लगेगा, अपनी की सिरदर्दी ज्यादा है, अपने सबको डील करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को। फ्रेंचाइजी का अपना धंधा है, आपके पैसे नहीं लगे, वो डील कर रहा है, लेकिन शायद वो क्वालिटी पे उतना ध्यान ना दे, शायद आपके और उसके बीच में किसी चीजों में मतभेद रहे, तो उसको फिर लीगली सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर उसमें ये है कि आप जिस भी फ्रेंचाइज को लें, पैसे तो वो लगा ही रहा है, समझिए कि भाई उसकी सोच और वैल्यू सिस्टम आपके जैसा है कि नहीं। कल को वो चावल खराब तो नहीं लगाने लगेगा या चिकन या मसाले, क्योंकि हर चीज तो आप जाके देख नहीं पाओगे हर समय दिन रात, तो वो चीजें आप उसकी सोच और आपकी सोच मिलती है। इस तरह इट इज लाइक पार्टनरशिप या शादी, उसको साथ लेके चलना है 10-20-25 साल, तो सोच के चलना चाहिए। मतलब फ्रेंचाइजी देने में ये रिस्क रहता है। हाँ। अगर ये तो अभी आप खुद के उस पे जा रहे हो कि क्वालिटी पे मेन फोकस है आपका। हाँ। एक और चीज आती है स्टैंडर्डाइजेशन। फूड में सबसे ज्यादा ऐसा देखा गया है कि एक दुकान है बहुत पुरानी, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है, जैसे वो सेकंड ब्रांच खोलती है उसकी क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। इस चक्कर में कई बड़े बड़े ऐसे ब्रांड है जो कि 50-100 साल से चल रहे हैं, पर वो एक ही ब्रांच है, दूसरे नहीं करते। बिल्कुल। आपने कहा कि मैं 100 से ज्यादा जगह हमारी बिरयानी जा रही है और सब बिरयानी जगह बिक रही है, 100 आउटलेट से 100 ज्यादा आउटलेट से ज्यादा और बिक रही है। 40 सिटीज में है। 100 आउटलेट 40 सिटी में आपकी बिरयानी बिक रही है और वहां पे सबका टेस्ट सेम है, आप जाके चेक कर लो। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे आपने कहा मैकडी वाली बात कि मैकडी इतने कंट्रीज में है फिर भी सेम है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन कैसे कर पाते हैं? क्या किया आपने बीबी के? सबसे पहले तो सर माइंडसेट चाहिए। मैं इंजीनियर हूँ IIT से, कौशिक जी बहुत साइंटिफिक आदमी है, फूड इंडस्ट्री से हैं, तो पहले तो हमारा माइंडसेट ये था कि ऐसे ही करना है पहले दिन से। उसकी नींव ही वैसी रखी गई धंधे की कि पहले जब कौशिक और मेरी आपस में यही एक वो था, एक अंडरस्टैंडिंग कि हम तभी लॉन्च करेंगे जब इसको सिस्टम और प्रोसेस इसके बना लेंगे। तो हमने पहले 4-5 महीने लगाए सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन करने में इसके। अब स्टैंडर्डाइजेशन करते कैसे हैं? 2 तरीके हैं। ऐसा इंजीनियर अगर मैं बात करूं, इसमें जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है, चाहे वो चावल है, चाहे वो मसाला है, चाहे वो मीट है, चाहे वो पनीर है, चाहे वो दही है, दूध, वो एक ही क्वालिटी का आएगा हमेशा। ठीक है। मतलब उसी ब्रांड का आएगा, उसी क्वालिटी का आएगा। चिकन अगर मैं कह रहा हूँ कि 40 ग्राम का पीस पड़ता है तो 40 ग्राम का ही पड़ेगा, और अगर वो 1 kg के चिकन से कटा है तो वही कटेगा। अगर चावल हम दावत का यूज़ करते हैं रॉ बासमती जो कि 2 years नेचुरली एज्ड है, तो वही दावत का हम यूज़ करेंगे। जो दूध जिस कंपनी का, इसका मतलब अगर मैं इंजीनियर की बात करूँ, इनपुट जो भी एक इसमें सामान जा रहा है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। दूसरा प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, कि भाई अगर इसमें हमारे प्रोसेसेस बने कि आधा किलो हांडी में अगर 150 ग्राम चावल जाता है तो उसकी एक मेजरिंग एक बना हुआ है सिस्टम, और वो एक इंसान किचन में खाली वही 150 ग्राम चावल डाल रहा है बस, समझिए। उसके बाद या वो 12 ग्राम ही मसाला डाल रहा है, या फिर वो और साथ में उतनी चीजें हर चीज डाल रहा है जो पीछे से आ रही हैं सेंट्रल किचन से। तो एक तो स्टैंडर्ड चीजें आई, और प्रोसेस किचन में वो 2-2, 3-3 स्टेप हर इंसान कर रहा है किचन में, वही चीज कर रहा है। 12 ग्राम मसाला, 100 ग्राम 150 ग्राम राइस, इतना दूध, हर चीज स्टैंडर्डाइज। फिर जिस ओवन या गैस पे जा रही है उतने ही टेम्परेचर, उतने ही मॉइस्चर पे जा रही है, तो आपने उतनी देर रहेगी, उतनी देर 15 रहेगी, मिनट हर रहेगी। चीज उसका अलार्म बज जाएगा। फिर हमारे सब किचन में कैमरे लगे हुए हैं AI बेस्ड, जो मॉनिटर होते हैं पीछे से, अगर कोई देख रहा है उसमें कि भाई अगर जहां भी कहीं गड़बड़ हुई तो उसको मेजर अगर करें। इसने 15 की जगह 16 मिनट कर दी तो तो कैमरा हाँ, बताएगा। हाँ बताएगा, बीप बच जाएगा, चीजें हो जाएंगी। फिर क्या, अगर हमारी कहीं भी किसी आउटलेट से कंप्लेंट अगर 0.5% से ज़्यादा कभी भी आ जाती हैं, तो फिर ऑडिट्स होते हैं, और नॉर्मल ऑडिट तो वैसे ही होते हैं और एक्स्ट्रा ऑडिट्स होते हैं, चीज़ें होते हैं। तो पूरे सिस्टम्स प्रोसेस उस हिसाब से ही बने हैं कि कल को ये कंपनी मैकडोनल्ड को बिरयानी में या डोमिनोज को पिज्जा में टक्कर दे पाए पूरी दुनिया में। क्या बात है सर। कितने ऑर्डर डिलीवर होते हैं सर डेली ऑन एन एवरेज? तो सर देखिए, एक आउटलेट से करीब 150, मानो आप करीब 100-150 तो ऑर्डर। अभी 100 आउटलेट है लगभग, है ना? हाँ, तो समझिए 15,000 15,000 ऑर्डर रोज तो के। सब में कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल, अमेजिंग 100%। सर, अमेजिंग सर। एक और चीज आती है, फूड वेस्ट पे बात आती है कि भाई फूड में रेस्टोरेंट में भी जो काम आया जो बचता है वेस्ट होता है, तो अभी आपका फूड वेस्ट परसेंटेज कितना है, उसको मिनिमलाइज करने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं? देखिए, हमारे केस में तो फूड वेस्टेज बहुत कम है, क्योंकि हम तो ऑर्डर भी खाना बनाते हैं। जब ऑर्डर आया बिरयानी का
तब हांडी में चावल या मीट और पनीर या कटहल तब गया, मसाले। तो वो तो वेस्ट होने का चांस बहुत कम है। ऑर्डर के बाद ही ऐसा तो है नहीं बिरयानी में बन के पड़ी है और किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो क्या होगा। सही बात। तो इसलिए हमारा वेस्टेज तो 0.5% से कम है। और रॉ मटेरियल तो वैसे भी वेस्ट नहीं होता, वो सारी चीजें खराब होती हैं। ठीक है। अच्छा, रीजनल, जैसे अभी आपने खुद ने कहा कि भाई इंडिया में तो हर आदमी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है ना। अवध वालों ने कहा ऐसे बनाएंगे, बंगाल वाले बोले हम ये डालेंगे, उनका जैसा टेस्ट था। तो अब आपने इतनी जगह आउटलुक 40 सिटी में पहुंच गए, अब हर सिटी का अपना अपना मिजाज होता है ना कि भाई ठीक है, बिल्कुल। कोटा में अलग मसाला खा रहे हैं, चंडीगढ़ में अलग मसाला खा रहे हैं, जयपुर वाले अलग चीज खाते हैं, दिल्ली वाले अलग खाते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पहले तो जैसे मैंने कहा सैनिटाइज तो करना ही पड़ेगा, पर हमने शुरू से पहले दिन से हैदराबादी बिरयानी भी रखी, लखनवी भी रखी, कलकत्ता भी रखी, बेंगलोर में हमने साउथ की बिरयानी भी रखी। तो हम अगर अभी हम केरला और तमिलनाडु में नहीं है तो जब वहां जाएंगे तो वहां की भी रखेंगे। तो पर मुझे लगता है अगर आपने 4-5 तरह की बिरयानी रख ली तो उसमें मोस्ट इंडिया कवर हो जाता है। फिर हमारी वैरायटी वो तो है ही, हैदराबादी, लखनवी, कलकत्ता, साउथ की बिरयानी, साथ में चिकन, मटन, पनीर, कटहल, उस तरह भी बहुत सारी चीजें हैं, वेज, सोया चाप, ऑप्शन ही वैसे बना दिए। ऑप्शन ही वैसे बना दिया आपने। सर, मार्केटिंग की अगर अपन बात करें तो भी मार्केटिंग करने का क्या क्या मोस्ट इफेक्टिव, क्या क्या तरीके काम में लेते हैं, क्या आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव रहा? देखिए, अब तो हम सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं वर्ड ऑफ माउथ। अगर आपको, राहुल जी को मेरी बिरयानी अच्छी लगी तो जब उनके दोस्त यार आएंगे तो वो यही मंगाएंगे। तो और फिर क्या, हमारी बिरयानी में हांडी आती है तो लोग देखते हैं इसको, जब आती है, जब भी मान लो आपने 4 दोस्तों को बुलाया, पार्टी है शाम को या वैसे ही मिलने आ रहे हैं, ताश खेलने, आपने मंगाया तो लोगों ने भी हांडी देखी। फिर क्या है, ये हांडी वेस्ट नहीं होती सर। इसी हांडी को लोग इसी में दाल, बिरयानी, सब्जी फिर बनाते हैं, रीयूज़ करते हैं। हम तो इंडियंस मशहूर हैं रीयूज़ करने के लिए। बच्चे इसमें पेंटिंग करते हैं, लोग इसमें पौधे लगा देते हैं। तो हर गली, आप घरों में जाओगे तो अपार्टमेंट्स में, घर के बाहर हमारी हांडी के पेड़ लगे हैं, कहीं पे रीयूज हो रही है। तो ये हांडी अपने अपने पे बहुत मार्केटिंग है, ये कर रही है मार्केटिंग असली। तो जो कॉस्ट इसकी लग रही है वो वसूल कर रही है। हाँ, वो भी कर रही है। हाँ, तो और बाद में शुरू में तो देखिए हमने भी इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसी बात नहीं की, पर सबसे ज्यादा हमने जो करा वो वर्ड ऑफ माउथ पे किया, और ये हांडी ने हमारी बड़ी मार्केटिंग है। और सर, आज की डेट में तो जैसे मान लो कि कहीं किसी भी सेक्टर में डिस्काउंट और मार्जिन के बिना काम, वो डिस्काउंट के बिना काम ही नहीं हो रहा। तो वो हर जगह डिस्काउंट, इसमें 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ। आप नहीं भी करते होंगे तो आपके कॉम्पिटिटर करते होंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप भी देते हैं डिस्काउंट वगैरह, सारी चीजें। और इसके पीछे क्या डिस्काउंट तो देखिए देना ही पड़ता है। जैसे आपने कहा, एक जिंदगी का सच है कि कस्टमर, इंडियन कस्टमर को भी चाहिए, पर हम मिनिमम ही करते हैं क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पर बहुत भरोसा है। और हमारा कस्टमर भी अब 10 साल से हमें देख रहा है, तो उसे पता है कि जो चीज़ अपने पेट में डाल रहे हो, अपने बच्चों के पेट में, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के, तो वो अच्छी चीज़, अच्छा चावल, अच्छा मीट, अच्छा पनीर, अच्छे मसाले, दूध, दही, फ्रेश बना हुआ, तो 50-100 रुपये का फ़र्क अगर है तो कस्टमर को मेरे ख्याल से माइंड कम करता। तो सर, आपका मुझे लगता है कि जैसे जिसकी जो भी इसकी क्या कॉस्ट है, भी आपसे डिस्कस करूँगा, ये प्रीमियम सेगमेंट में या मास प्रीमियम सेगमेंट में? थोड़ा मास प्रीमियम, क्योंकि कॉस्टिंग इसकी क्या बिरयानी की क्या कॉस्टिंग? तो आधा किलो की बिरयानी 400 रुपए की होगी, जिसमें 2 लोग खा सकते हैं। 1.5 से 2 लोग। तो आधा किलो बिरयानी की बाजार में रेट शायद मेरे हिसाब से तो 250-300 होगा, 300 जोमेटो पे 300। तो हमारे कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर है वो उधर चला जाता है, थोड़ा सा। अपना प्रीमियम सेगमेंट में है, जो व्यक्ति समझ प्रीमियम तो नहीं, मास प्रीमियम भाई, जो अपने शरीर को, अपने परिवार को वैल्यू कर रहा है, हाँ, टेस्ट को और अपनी हेल्थ को, वो कर रहा है। जो आदमी 100 रुपए दे रहा है इस बात के कि यार अच्छी चीज खाऊंगा, वो थोड़ा प्रीमियम में नहीं है, तो माइंडसेट तो प्रीमियम चीज तो नहीं है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कई बार आप कार थोड़ी सी सस्ती चला लीजिए, कार ही है ना, आपको वहां से वहां जाना है, या कपड़े मामूली सस्ते, जो खाना आप अपने शरीर को में डाल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं भाई, तुम इसको अगर रोज खा रहे हो तो तुम सोचो 50 बचाना है। सेलिब्रेशन है, वैसे भी सेलिब्रेशन नहीं, सिंगल पोर्शन है। हम ऐसे बहुत लोग हैं जो हफ्ते में 4 बार मंगाते हैं हमारी बिरयानी, घर में खाते हैं, मतलब बहुत लोग हैं। पर सेलिब्रेशन से भी वो भी नहीं है, पर महीने में आप 2-3 बार खा लोगे, 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे पूरे महीने के, 200-300 रुपए। लेकिन चीज अच्छी आएगी, इस बात की गारंटी एकदम। अरे सर, हम आपको बता दें, आपके कस्टमर हैं हम, हमारा फेवरेट लंच है जब भी बिरयानी आती है, यहीं से आती है। मैं अपने कस्टमर्स की दिल से प्यार और इज्जत मेरे कस्टमर मतलब प्रीमियम कस्टमर है, वो समझते हैं क्या चीज है। थैंक यू सो मच राहुल। सर, एक और चीज है, जैसे बीबी के अभी राइट नाउ जो क्लास मैचेस थे देवयानी ग्रुप के साथ है, तो ये आपने कब डिसाइड किया कि बड़े ग्रुप के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं, या व्हाट वाज द डील अबाउट? तो सर देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं 50 से ऊपर एज का हूँ, कौशिक जी भी 50 से ऊपर के एज के हैं, एंड हमारे दोनों, मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, लंदन में काम करती है,
और कौशिक जी की भी एक बेटी है और मेरी एक छोटी बेटी है, तो हमें ये समझ में आ गया शायद उनमें से किसी को ये नहीं करना है। तो हम ये चाहते हैं कि ब्रांड, देखिए मैकडोनल्ड वर्ल्ड में 1960 में शुरू हुआ था, स्टारबक्स 1970 में शुरू हुआ, सबवे 1970 में। तो ये सब ब्रांड्स को समझिए 50-60 साल हो गए। तो बड़ा ब्रांड बनने में बहुत साल लगते हैं, राइट, कि आपके 10,000 आउटलेट हो गए चीज़ें। तो वो जर्नी 30-40 साल की है। शायद मैं और कौशिक और 10-15 साल कर लें, 10 साल कर लें, हम भी 60-70 साल के हो जाएंगे, 60-70 साल के। तो हम चाहते हैं कि देवयानी ऐसा ग्रुप है कि वो 1995 से करीब काम कर रहे हैं। वो KFC के सबसे बड़े इंडिया के मास्टर फ्रेंचाइज हैं, उनके थाईलैंड में भी मास्टर फ्रेंचाइजी हैं KFC पिज़्ज़ा हट के, इंडिया में भी और कंट्रीज़ में। आज वो 20,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, 5,000 करोड़ का रेवेन्यू है उनका। तो हमें उनसे मिलके डील करने से पहले ये लगा कि ये ब्रांड 20-30-40 साल वो लोग हमारे बाद भी चला लेंगे। तो ये ब्रांड बेसिकली जब 10,000 आउटलेट हम चाहते हैं हमारे बाद ये ब्रांड चले और 50-100 साल चले और हजारों साल चले, हमारे इंडिया का नाम करे। तो हमने चाहते थे इस ब्रांड को एक BBK को एक घर मिल जाए, और एक ऐसा सारथी मिल जाए कृष्ण जैसा, जो इसको 50 साल 100 साल चला पाए और 10-20-50 यार इसके स्टोर कर पाए दुनिया में। क्या बात है सर। और सही आपने उसके लिए कैंडिडेट चुना है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा इस चीज का एक्सपीरियंस उससे ज्यादा किसी को भी नहीं है। अर्जुन को महाभारत करने के लिए सारथी चाहिए, कृष्ण चाहिए। तो वो सारथी चाहिए था, वो सारथी आपको मिल गया, बहुत बढ़िया सर। और सर इसमें मतलब एक ही आपका बड़प्पन दिखता है इसमें, कि एक होता है ना कि आदमी जुड़ा रहता है कि मेरी है मैं कैसे दूंगा, मेरी है मैं कैसे। तो आपने कहा नहीं भाई साहब ईगो छोड़ो भाई, चीज का भला होना चाहिए। सर देखिए, जैसे मैंने कहा मेरी बेटी अमेरिका लंदन जाके डॉक्टर बनी कर रही है, कौशिक जी की बेटी कनाडा है, तो ये भी हमारा बच्चा है, बच्चे सब जाते हैं, बस हमारे इमोशन और दिल हमेशा जुड़ा रहेगा। पर लेकिन उस बच्चे को ऐसा कर देना है सशक्त कि वो हम अपना भी नाम करे और हमारा भी करे। अच्छा, अभी एक्टिव रोल में आप जुड़े हुए रहेंगे इसके साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर बात करते हैं रोल ऑफ फूड एग्रीगेटर जो है उसकी बात करते हैं कि ये अभी अपन ने डिस्कस किया कि 20 से 25% की इनकी कॉस्ट आती है। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कितना, पर रेंज है ठीक कुछ, है, एक रेंज है 20 से 25%, 30% के बीच में। क्या ये वर्थ इट है? क्या ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इन प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है? देखिए आज के दिन एक कस्टमर को आदत पड़ गई है घर पे मंगाने की, ठीक है, वो अच्छी बात है। देखिए जबकि मैं सिंगापुर 8 साल रहा हूँ, वहां पे तो घर में लोगों के किचन में, शायद इंडियन घरों में होता है, पर जो चाइनीज अमेरिकन घरों में जो बाहर के लोग हैं उनके घर में तो शायद तेल भी मैंने नहीं देखा खाना बनाने का, तो सब बाहर ही खाते हैं, राइट। अगर दिन में लोग 3 बार खाना खाते हैं तो महीने में 90-100 बार तो उनकी सारी बाहर ही होती है। और देखिए इंडिया में तो इतना ट्रैफिक है बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे में, बेंगलोर में, कि आदमी का मन भी करे तो फैमिली को लेके हफ्ते में 1 बार बाहर चला जाएगा। मेड्स कम होती जा रही हैं, राइट। घर में भी विमेन वर्किंग होती जा रही है, जो कि सब अच्छी बात है, मैं इसको खराब नहीं कह रहा हूँ। एक देश की तरक्की होती है तो बहुत कुछ एक सेक्रीफाइसेस भी होते हैं इस तरह के। तो लोग घर पे बहुत मंगाने लगे हैं। तो मंगाने लगे हैं तो वो ब्रांड पे जाके बिरयानी बाई किलो, जबकि हमारी ऐप है, वेबसाइट है, जो पुराने कस्टमर्स को पता, फिर भी लोगों को लगता है जोमेटो, स्विगी एग्रीगेटर पे जाके अब, या ब्लिंकिट पे जाके, इंस्टामार्ट या फ्लिपकार्ट या कहीं भी, खाना ही नहीं हर चीज़ एक एग्रीगेटर पे जाके जरा आराम से काम हो जाएगा जल्दी। उनकी आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ जाती है, खाना मंगाना है, यहीं से मंगाना है। तो हाँ, पर ये भी मैं कहूँगा कि खाली डिपेंडेंट होके ना करिए, अपनी भी आप रिटेल आउटलेट हैं, डाइन इन है, और भी अपनी ऐप है, उसको भी रखिए। तो पर वो भी एक चैनल है, चैनल शुरुआत इससे करनी जरूरी है, इसके बिना डिस्कवरेबिलिटी। जैसे अगर आप कल को अपने फैशन करते हैं तो आप मिंत्रा पे भी जाएंगे, आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, अमेजन पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट करेंगे, हर चैनल को आपको यूज तो करना ही पड़ेगा। बट आज की रेट में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इज द मेन चैनल, इसके बिना मतलब दुनिया जानेगी नहीं आप कौन हो, तो कितना अच्छा माल बेच रहे हो। साथ में ये भी है कि उसमें 3-3.5 लाख रेस्टोरेंट है, तो उसमें भी अपने आप को मनवाना जनवाना आसान नहीं है, वो भी एक सच है। अच्छा सर, वहां पे लिस्ट होते हैं, लिस्ट होने की जो भी कॉस्ट है अपन उस पर बात नहीं कर रहे, पर लिस्ट होने के बाद तो नॉर्मल लिस्ट हो गए, राइट। वो 2.5-3 लाख लोगों में आप दिखो, 3-3.5 लाख लोगों में आप दिखो कि प्रमोटेड बेस्ट सेलर, दो देश, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगते हैं। बहुत बिल्कुल। तो ROI जस्टिफाइड है जो चार्ज करते हैं? हो भी सकती है, आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके ब्रांड में दम है, बहुत लंबा काम है, मतलब बहुत, वो जो इजी काम था आज से 5-7-8 साल पहले वो तो निकल गया। अब तो एक मुश्किल है, आपके प्रोडक्ट में बहुत दम होना चाहिए, आपकी सोच में बहुत दम होना चाहिए कि ये काम आप 10-20 साल के लिए कर रहे हो, जुड़े रहोगे, अगर तभी करिए, नहीं तो मुश्किल काम है।
फूड तो सर वैसे भी टफ बिजनेस है, आगे इस पे बात करेंगे। सर ये जो कुछ समय समय पे कंप्लेन आती रहती है एसोसिएशन वगैरह की, एग्रीगेटर ने ये किया, चार्ज किया, हाई किया, वो किया, तो ये क्या क्या सीन रहता है, मतलब कितनी लॉजिकल या है नहीं है, क्या है इसमें? देखिए, जहाँ पे दो बर्तन होंगे वो तो खटकेंगे, ठीक है। राइट? मियाँ बीवी हो, कोई हो, एग्रीगेटर रेस्टोरेंट हो, कोई हो, मियाँ बीबी यहाँ भी हो सर, वो तो वो तो देखिए खटकेंगे। हर रेस्टोरेंट कहेगा कि भाई मेरे को ज़्यादा ऊपर दिखाओ या कमीशन कम लो या एग्रीगेटर, तो वो तो एक जायज़ सी बात है, राइट? केस टू केस पे जो बहुत डिपेंड करेगा। हर वो भी धंधा करने निकले हैं, रेस्टोरेंट भी धंधा करने निकले हैं, तो दोनों के बेनिफिट ऐसे ही है ना, इसका हाँ, फायदा उसका नुकसान है, वो तो थोड़ा बहुत, जीरो सम हाँ, गेम है बेसिकली। जीरो सम तो नहीं कहूंगा, पर लेकिन जीरो सम में तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि एक का फायदा दूसरे का घाटा। कहीं ना कहीं दोनों का, मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक दोनों का फायदा नहीं होगा तो फाइनली फायदा नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इट कैन बी, उसको मैनेज करना दोनों पार्टीज के लिए शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लॉन्ग टर्म में तो अलाइंड है। तो सर ऐसी परिस्थिति में अपने को इन एग्रीगेटर के अलावा भी एक अल्टरनेट अपनी वेबसाइट या ग्रुप पे देखिए, काम मैं करना बार चाहिए? बार, अगर जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा, मैं कह चुका हूँ, आपको जरूर अपना डाइन इन, अपना रिटेल, अपनी वेबसाइट, हर चीज पे भी फोकस वो भी करना चाहिए। खाली अगर आप कपड़े बेच रहे हैं या फैशन बेच रहे हैं या जो भी आप ब्यूटी बेच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, या कुछ भी बेच रहे हैं आप, वाटर फिटिंग बेच रहे हैं कि खाली फ्लिपकार्ट पे बेच लें, आपको अपनी वेबसाइट पे भी अपने डीलर को भी बेचना पड़ेगा, चैनल तो आपको सारे यूज करने। ये जो भी कॉस्ट आपने डेवलप की वो आरओआई बेटर है, मतलब इट्स परफॉर्मिंग वेल? हाँ, पर आरओआई भी देखिए आपको ना देखना पड़ता है। अगर जैसे हम ये कंपनी बना रहे हैं 50-100 साल के लिए, तो हम उस एंगल से भी देखते हैं कि अपना नेटवर्क रहे, सिस्टम्स रहे, हर चीज की, तो वो भी एंगल से देखना पड़ेगा कि आरओआई 1 साल की है, 6 महीने की है, 5 साल की है, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा कि आपकी एक फाइनल स्ट्रेटेजी और एक्चुअल क्या है, एक्चुअल गोल क्या है। फूड इंडस्ट्री पे सर ओवरऑल बात करते हैं अभी। पीटर थिल का कोट है, आपसे हर व्यक्ति ने ये सवाल तो पूछा ही होगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई फूड वाला आता है, ये सवाल जरूर पूछता हूँ कि भाई पीटर थिल सेड कि रेस्टोरेंट बिजनेस इज द वर्स्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। उसको कैसे कहते हैं, वो लाइन के पीछे उनकी क्या मंशा थी और कितना सही है, कितना गलत देखिए, है? पहले जो लोग शायद आपके ऑडियंस पीटर थिल को नहीं जानते हो, तो पीटर थिल तो देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों का, फ्रॉम लिंक्डइन से लेके मेरे ख्याल से पेपैल से लेके उनके इन्वेस्टर हैं, और यूएस इलॉन मस्क के दोस्त हैं, तो वो मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से आ जाएंगे। तो वो जिस तरह के बिजनेसेस कर सकते हैं, बहुत हाई टेक और बहुत कटिंग एज, कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस इकोनॉमी में, जो शायद एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, तो वो अपने नज़रिए से कह रहे हैं, वो अपने नज़रिए से कह रहे हैं कि उनकी आईक्यू या उनकी समझ, और जिस सर्कल में वो वेंचर कैपिटलिस्ट कैलिफोर्निया में उठते बैठते हैं, वो दूसरे तरह के बिजनेसेस को, बहुत हाई एंड बिजनेसेस को देखते हैं। देखिए, मैं तो अपने आप को एक एवरेज इंसान मानता हूँ। देखिए, एवरेज इंसान शायद, और धंधा सर हर चीज़ में, मैकडोनल्ड्स का आज पूरी दुनिया में 25-30 हज़ार आउटलेट है, 25-30 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है, और 200 बिलियन डॉलर जो कि इंडिया में शायद रिलायंस की भी नहीं है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी नहीं है, उतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऐसे ही बहुत कंपनीज हैं, चाहे वो बर्गर किंग हो, जिनकी बहुत बड़े बड़े धंधे हैं। अभी लोगों ने सुना हो हल्दीराम का कितना बड़ा धंधा है, 10 बिलियन बना तो दिया। हाँ, तो देखिए धंधे किसी भी चीज़ में बड़े हो सकते हैं। हो सकता है पीटर थिल के लाइक नहीं हो, पर हमारे जैसे लोगों के, और बहुत लोगों के जिन्हें अपना घर चलाना है, या जो जिनके पास जमा पूंजी कम है, या भाई महीने का 1-2 लाख कमाना है, एक ठेल वाला भी कमाता है छोले भटूरे बेच के और चने जो कुछ भी बेच के, से लेके 100 करोड़ का धंधा, 1000 करोड़ का धंधा, 2000 करोड़ का धंधा बनाया जा सकता है। जुबिलेंट जो फूड वर्क्स है, जो डोमिनोज के इंडिया मास्टर फ्रेंचाइज है, वो 5-6-7 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू है, 40-50 हज़ार करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो धंधे तो बनते हैं। देखिए, हो सकता है पीटर थिल के लायक नहीं हो, हमारे आपके शायद लायक है। इसे जनरल रेट भी वैसे बात करें, फेयर रेट ऐसा कहते हैं, 60% रेस्टोरेंट पहले साल ही बंद हो जाते हैं। हाँ सर, देखिए ये जो फिगर्स होती है ना, ये बड़ी ऊपर से होती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी बिजनेस में थोड़ा ग्लैमर होगा, जैसे कि मान लीजिए बॉलीवुड है, तो हर इंसान शायद अपना ट्राई करता है, क्रिकेट है, तो इस तरह के ग्लैमर बिजनेसेस जो हैं, और फूड को भी मैं ग्लैमर बिजनेस इसलिए कह रहा हूँ, दिखता है कि भाई देखो हमारा रेस्टोरेंट है, 4 दोस्तों को मिला रहे हो, दिखता है, और शायद दूर से आसान भी लगता है कि चलो बटर चिकन ही तो बेच रहे हैं, दाल इससे अच्छी तो मैं बना लूंगा, दिखता आसान है। शाहरुख खान को या अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करते देख के लगता है लोगों को शीशे के सामने खड़े होकर हम भी एक्टिंग कर लेंगे, तो दिखता ग्लैमर है और साथ में दिखता शायद दूर से आसान है।
तो ज़्यादा लोग घुस जाते हैं, थोड़ा जमा पूंजी कम लगती है तो फेलियर रेट ज़्यादा हो जाता है। पर फेलियर तो हर चीज में है। अच्छा, फैंसी बिजनेस तो है, जैसे फॉर Fancy एग्जांपल तो है। किसी भी से अगर 100 आदमियों से बात करोगे भाई खुद का कुछ करना है तो बोले हाँ मैं रिटायर होके एक खुद का छोटा सा कैफे खोलेंगे, नहीं, क्योंकि छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे, जैसे सबका मैंने मन कहा ना, है। एक तो क्या है, ग्लैमर है थोड़ा सा इस तरह से कि भी लोगों को लगता है कि 4 लोगों को बुलाएंगे, वाह वाह होगी, एक तो वो है। और अरे मार्जिन देता है ये दाल 400 रुपए की, इसमें क्या है 40 की तो है, और जैसे 40 की 400 में मजा आ गया, ये तो अपन बेचते हैं, और इसमें मैंने मार्जिन ही वही तो मार्जिन आपको है। कहा कि फूड कॉस्ट तो 30-35% ही है, फिर हाँ। लेबर है, फिर रेंट है, फिर वेस्टेज है, फिर एग्रीगेटर कमीशन है, बहुत कुछ है। और फेलियर रेट तो है, दूर से करने अच्छा के बाद ही लगता पता पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज जो आपने कहा इसमें फेलियर रेट में एक कैटेगरी और है, हाँ। आपने ग्लैमर बोला, मैं ग्लैमर की 2 चीजें जोड़ देता हूँ। हाँ। ग्लैमर की दुनिया से आने वाले सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स या फिर बॉलीवुड वाले, ये जब भी रेस्टोरेंट, इनको सबसे फेवरेट चीज अगर है रेस्टोरेंट खोल देते हैं। अभी शिल्पा शेट्टी जी ने भी खोल खोला देते हैं, ना, चलते सबने बहुत खोला। कम लोगों के हाँ, हैं। बिल्कुल। 100 ने खोले, 10 के चले, 90 सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट खुल के पता नहीं कब खुले कब बंद हो गए, चल रहे नहीं चल नहीं, रहे, मैं तो उसका क्या है? मैं बिल्कुल कहता हूँ, जो मैंने न्यूज में पढ़ा, शिल्पा शेट्टी जी मेरी बहुत पसंदीदा हीरोइन है, शायद उन्होंने भी अभी रेस्टोरेंट बंद किया, शायद प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में खोला था, शायद उन्होंने भी बंद किया, तो बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। लाइक ग्लैमर का धंधा है, सबको अच्छा लगता है, अपने दोस्त यारों को बुलाएंगे, बैठेंगे, और अगर जहाँ सेलिब्रिटीज का नाम होता है तो उनकी वजह से शुरू के 6 महीने 3 महीने साल भर तो कस्टमर आ जाता है कि भाई देखें, अगर सेलिब्रिटी ने खोला है, सचिन तेंदुलकर किसी ने भी खोला है, अगर खोला है रेस्टोरेंट, तो जाके देख के आते हैं कैसा होगा, बढ़िया ही होगा। तो शुरू के 6 महीने साल भर तो उन्हें उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। पर जैसे हम और आपने डिस्कस किया, इसमें सैनिटाइजेशन करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है कि क्वालिटी डेली सही रहे, सालों साल सही रहे, फूड क्वालिटी अच्छी रहे, तो वो एक लॉन्ग रन में करना, अगर आप इस बिज़नेस को नहीं समझते हैं या बहुत लंबी सोच से नहीं छोड़े हैं, तब मुश्किल हो जाता है। तो वो फिर तो वो सोचता है सेलिब्रिटी के नाम को कैपिटलाइज कर लेंगे, भाई उससे नहीं होता ना, नहीं नाम से होता वो खाना शुरू के, बढ़िया लेकिन बनाना 2-4 पड़ता 6 महीने जरूर फायदा मिलेगा। हाँ। जरूर मिलेगा, पर लेकिन बाद में क्योंकि क्वालिटी को मैनेज करना है डेली लेवल पे, एक सोच बड़ी लंबी चीज। सर एक और बात है, जो आपका सपना है, उसी सपने पे एक सवाल है कि भाई जैसे आपने कहा कि जैसे मैकडी ने ग्लोबल ब्रांड बनाया, स्टारबक्स ने हाँ, बनाया, बिल्कुल। अपन भी बनाए, बिल्कुल। लेकिन अभी ट्रेडिशनली अपन ने कहा है कि ना सिर्फ फूड में, फूड के अलावा भी कहीं भी किसी भी सेक्टर में ओवरऑल देखते हैं तो इंडिया का ब्रांड इंडिया पे ही रह जाता है, ग्लोबली बन नहीं पाता। जैसे अमेरिकन ब्रांड्स कई जगह हैं, बाहर के ब्रांड है, इंडियन ब्रांड्स ग्लोबल क्यों नहीं जा पाते? नहीं सर, आप बिल्कुल जाएंगे, हर चीज का एक टाइम आता है। किसी भी कंट्री अभी हमारा टाइम नहीं आया। किसी की कंट्री की पहले हार्ड पावर आती है, ठीक है। अब हमारा जीडीपी $4 ट्रिलियन हो गया, राइट, तो अब हम वर्ल्ड की 4th 5वीं हाईएस्ट जीडीपी कंट्री में पहुंच गए। तो पहले हमेशा देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक अमेरिकन ब्रांड्स नहीं थे अमेरिका के बाहर, 1945 तक। ये सब सबवे, मैकडोनल्ड्स वगैरह, ये जो भी डोमिनोज है, 1960-70 जब एक बार अमेरिका वर्ल्ड पावर हो गया, उसके बाद अब इंडिया भी वर्ल्ड पावर हो रहा है, तो इंडिया की भी सॉफ्ट पावर आएगी, इंडिया की भी लोग साड़ी भी पहनेंगे, सलवार सूट भी पहनेंगे, बिरयानी भी खाएंगे। पर पहले लोगों को ये लगना चाहिए ना कि ये कंट्री सक्सेसफुल है, इनकी चीजें यूज करें। जैसे एक चीज है कल्चर सॉफ्ट पावर से याद, अभी बात करते करते याद है, जैसे साउथ कोरिया की मूवी सीरीज जो फेमस हुई तो अब कोरियन खाना आ गया सब जगह। कोरियन खाना आ गया, हाँ। कोरियन खाना, कोरियन लिपस्टिक, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट सब, क्योंकि वो कोरिया का एक पर्टिकुलर चीज फेमस हुई कि यार पहले वो सीरीज हुई, में सही बढ़िया है। पहले फिर सैमसंग हुआ, फिर हुंडई हुआ, तो फिर बाकी चीज हुई। अब हमारी भी बारी आएगी, हमारी भी लाइन लगेगी। हाँ। सर फ्यूचर आपको क्या लगता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का? रेस्टोरेंट्स ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे या ज्यादा ग्रो करेंगे, या डाइनिंग वाले, क्लाउड वाले ज्यादा करेंगे? देखिए, इसमें जरा बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत। इट इज लाइक सेइंग कि मूवी चलेंगी, ओटीटी चलेगा, राइट, कि जो चलेगा, ये सब कुछ चलता है। मेरे हिसाब से अच्छी चीज होनी चाहिए। आप ये बोलिए कि फास्ट फैशन चलेगा या मतलब यानी कि लॉन्ग ड्यूरेबल, सब चीजें चलती हैं, चीज अच्छी होनी चाहिए, चीज अच्छी चीज होगी तो अच्छी सब होनी चलेगी। चाहिए। हाँ। सर एक कंज्यूमर बिहेवियर में अभी एक चेंज आ रहा है, मतलब चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तो ग्राउंड लेवल पे आप बताओगे। बात बहुत ज्यादा हो रही है हेल्दी की तरफ, जो धीरे धीरे कह रहे हैं भाई इंडिया डायबिटीज बढ़ रही है, मोटे ज्यादा हो रहे हैं, तो अब यह इंडिया हेल्थ की तरफ है, या जीरो कार्ब की तरफ जाओ, और वो सॉरी जीरो कार्ब, जीरो शुगर, ऑर्गेनिक, इस तरफ जाने का रुझान ज्यादा चल रहा है। तो ये कस्टमर ट्रेंड से बातें ही बातें, या ग्राउंड पे भी ये चीजें हो रही है? अभी तक देखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो मैंने देखा है, कस्टमर, जो जितना मैंने इंडियन कस्टमर को समझा है, एंड ये शायद मुझे बात थोड़ी पसंद भी कम है, कि इंडियन कस्टमर को जब बाहर खा रहा है या ऑर्डर कर रहा है तो उसको स्वाद चाहिए और कम पैसे देने हैं, राइट। जिसका मैं बहुत अपनी तरफ से बहुत बात करता हूँ, क्योंकि
खाना जो है उसकी क्वालिटी, स्वाद सबको चाहिए, जरूर चाहिए, पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा कि क्वालिटी कैसी है। अगर आपने देखी ऑर्डर किया फूड और 15 मिनट में आ रहा है, तो बना हुआ खाना है, उसको बस आपको माइक्रोवेव में गर्म करके दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कौन सा तेल लग रहा है, राइट? ऐसा तो नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा कि ऐसा तेल, जो तेल बहुत बड़ी चीज़ है, क्या तेल लग रहा है, क्या घी लग रहा है। तो लोग, आपके सवाल का जवाब ये है कि आज के दिन मैं इस चीज़ को कम पसंद करता हूँ कि लोगों को कह देते हैं कि हेल्दी चाहिए, पर जब घर में शायद हेल्दी खाते होंगे फॉर श्योर, पर जब उन्हें बाहर का खाना ऑर्डर करना है, बाहर खाना है, तो उनको बहुत स्वादिष्ट खाना चाहिए और कम पैसे में। वो उस चीज़ को, वो हेल्दी वाला उस समय छोड़ देते हैं, कितना भी कहें। ये आपकी बात से मैं एग्री इसलिए करता हूँ कि मैं और मेरे परम मित्र हैं, हमारे बिजनेस के अलावा हम सबसे ज्यादा बात हेल्थ पे ही करते हैं, और सबसे खराब खाना काम वाला टेस्ट वाला हम ही करते हैं। इंडियन, ये देखिए मतलब हम हमेशा बैठ के यही बात करेंगे, यार ये कार्ब है, ये प्रोटीन है, इसमें ये होता है, पता है लीवर पे ये ऐसे करता है, पता है इससे होता है, हाँ ठीक है लो पिज्जा मंगाओ। मेरी तो बातों में मेरी वाइफ हेल्थ कोच है, तो मैं तो घर में बहुत ध्यान देते हैं हम लोग, कौन सा तेल, कौन सा नमक, कौन सी चीज़ें। तो मैं तो बिरयानी भाई किलो में भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो हमारा दूसरा ब्रांड है गोयला बटर चिकन, हम बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ सर, इस पे बात नहीं हुई, आपके और ब्रांड्स भी तो है ना, शायद 2 ब्रांड हो रहे हैं आपके। तो गोयला बटर चिकन है, मेन 2 ही ब्रांड्स हैं, गोयला बटर चिकन और ये। सर एक है ना कुछ, मतलब एक ये फन लाइटर साइड पे सवाल है, वायरल फूड के नाम पे, वायरल फूड के नाम पे, कि हमारी रील पे व्यू अच्छे आए या फिर हमारा फूड सबसे अलग दिखे। फूड में भांति भांति के एक्सपेरिमेंट होते हैं कि भाई साहब हमारा ये चॉकलेट डोसा बनाएंगे, फ्यूजन है, चॉकलेट डोसा बना देते हैं, इसमें ये वाला बाहुबली डोसा, बाहुबली सैंडविच। इस पे आपका क्या कमेंट है कि ये क्रिएटिविटी के नाम पे ये चीज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये फूड कल्चर का डाउनफॉल है कि दुनिया खाना ही छोड़ देगी, क्या कर रहे हो? नहीं देखिए, मैं डाउनफॉल तो नहीं कहूँगा। देखिए कहीं ना कहीं, जैसे हमने कहा बिरयानी शुरू हुई थी 400 साल पहले इंडिया में, 500 साल पहले मुगल आर्मी लेके आई, या तो हर रीजन ने उसे अपनाया, अपना एक फ्लेवर दिया। वो भी तो एक तरह से एक्सपेरिमेंटेशन ही है, आज यहाँ तक पहुँचे हम लोग चीज़ें। तो एक्सपेरिमेंटेशन तो देखिए, चाहे वो लैंग्वेज में हो, हमारे हिंदी में भी कई चीज़ें उर्दू से आई, चीज़ों से आई, खाने में भी, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन तो चाहिए। पर लेकिन कई बार कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेरिमेंट जस्ट कि फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि भाई कुछ नया चाहिए इसीलिए करा जाए। देखिए फूड इज अबाउट कंफर्ट और मेमोरीज, कि भाई मैं वहाँ खाता था, वो अपनी माँ की दाल और उसी घी के तड़के की खाता था, उसमें एक मेमोरीज में मज़ा आता था, हमारे माइंड को वही सेम कंफर्ट मिलता था। तो वो तो तभी मिलेगा जब सेम चीज़ हो। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट चाहिए, आज मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर रहे, थोड़ा तो चाहिए, पर इतना ज़्यादा भी नहीं। सर एक और चीज जो है, ये अभी आपने कहा ना 3-3.5 लाख रेस्टोरेंट लिस्टेड है, तो हर आदमी में होड़ लगी है कि भाई मेरा रेस्टोरेंट सबसे ऊपर है। अब उसके लिए एक तो होता है जेन्युइन रिव्यूज, कि भाई रिव्यूज दिखते हैं कि अच्छा इतनी 4.7 की रेटिंग है, 5,000 लोगों ने दी है, तो यार इसको हम भी ट्राई करके देखते हैं। पर क्योंकि अब सबको पता है कि रिव्यू देख के, रेटिंग देख के आदमी ऑर्डर करता है, तो बहुत सारे लोग फेक रिव्यूज और फेक रेटिंग भी काम में ले रहे हैं। तो एज अ यूजर हम कैसे तो आइडेंटिफाई करें और कैसे उससे बचे? देखिए इसमें तो थोड़ा सा, अगर यूजर अगर इतना टाइम लगा ही रहा है, कस्टमर थोड़ा रिव्यूज को ध्यान से पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा ये कॉपी पेस्ट रिव्यूज हैं या लोगों ने मन से लिखे हैं। एक एक लाइन के कॉपी पेस्ट रिव्यूज हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, या उसने मन से लिखा है कि इस दाल ऐसी थी, या बिरयानी ऐसी थी, या मेरे घर ऐसे आई। तो क्वालिटी ऑफ द रिव्यूज पढ़ के पता लग जाएगा। सर अभी अब लास्ट में जाते जाते 10-15 मिनट एक छोटी सी मास्टर क्लास कर रहे हैं कि फूड बिजनेस में कोई व्यक्ति एंटर होना चाहिए, जो भी ऑडियंस देख रहा है इसको और वो चाहता है कि यार मैं फूड बिजनेस चालू करूं, तो मैं आपसे उसकी, कि आपने 400-500 करोड़ का एक बिजनेस बिल्ड किया है और आगे जाके इंडिया से ग्लोबल ब्रांड बनने वाला है, तो एक आपका दुबई में तो ऑलरेडी खुल गया 2 आउटलेट। अरे सर अभी तो बहुत अभी सब जगह फैलेगा। अभी आपने कहा ना कि अब बना है हार्ड पावर, सॉफ्ट तो आएगी। इंडिया की सॉफ्ट पावर जो कि बिरयानी है, मूवीज तो पहुंच गई है, अब ये भी पहुंचेगी। सबसे पहली बात, हर बंदे का, जैसा अपन डिस्कस कर रहे थे, सपना है कि एक दिन मेरा भी रेस्टोरेंट हो, एक दिन मैं भी कैफे खोलूं, एक दिन मैं भी ये करूं। और हर आदमी को लगता है कि, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर का नाम नहीं लेता, मैं फंस जाऊंगा पर हम कभी भी एज ए फैमिली जाते हैं खाना खाने, तो वो कुछ भी खा के पहला सेंटेंस ये था, ये इससे अच्छा तो मैं ही बना लूं। तो हर आदमी को लगता है कि यार इससे अच्छा मैं बना सकता हूँ, और हर आदमी का सपना है कि मैं खोलूं। लेकिन जेन्युइनली किसको खोलना चाहिए किसको आना चाहिए फूड बिजनेस में और किसको नहीं आना चाहिए, उस पर आपका मास्टर टिप? देखिए मैं कहने वाला पहले तो कौन होता हूँ, पर अपनी तरफ से जो मैं कह सकता हूँ मैं कहता हूँ कि
देखिए किसी भी चीज में बात खाने के काम की नहीं है, फूड बिजनेस की नहीं है। जब तक आपका 10 साल का कमिटमेंट नहीं है तब तक तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये बात मैं हर चीज में मैं मानता हूँ कि आपको पहले तो ये सोच लेना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो, बारिश आए, तूफान आए, घाटा हो, फायदा हो, मैं 10 साल करूँगा। अगर ये कमिटमेंट नहीं है, चाहे वो फूड बिजनेस में किसी चीज़ में, वो काम करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 4-5-6 साल में रिजल्ट आ जाएंगे, नहीं तो 8-10 साल कोई जेन्युइन काम करने में लगते ही लगते हैं। वो कमिटमेंट नहीं है तो पहले तो मत करिए। ठीक है। दूसरा, जैसे हम और आपने इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर लिया, काम आसान तो नहीं है, क्योंकि गली नुक्कड़ पे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, ढाबे खुले हुए हैं। आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं लेकिन आप कंपीट ढाबे से भी कर रहे हैं, ठेल वाले से भी कर रहे हैं, और जो 3.5 लाख रेस्टोरेंट जोमेटो स्विगी पे लिस्टेड है उनसे भी कर रहे हैं। तो काम तो मुश्किल है। क्वालिटी लेबर इसमें भाग भी जाती है। जहाँ उससे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा मिले, 20,000 मिल रहे हैं, 22,000 मिले, चला गया, 21,000 मिले, अच्छा सर, वो नोटिस पीरियड नहीं देते? बिल्कुल नहीं देते, तो अगले दिन चले जाते हैं सैलरी लेके। मैसेज आता है कि मैं गया, मैसेज भी ना आए, आप ही मैसेज करके पूछोगे तो लेबर भी चली जाती है। आपको क्वालिटी भी देखनी है कि जो सब्जी आ रही है, चावल आ रहा है, मीट आ रहा है, हर चीज़ सेम आ रही है, बन भी सेम रही है। तो देखिए सबसे पहले तो ये कह देते काम आसान नहीं है। जितना दिख रहा है उतना तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिख रहा है कि क्रिकेट में किसी अच्छे क्रिकेटर ने बॉल मार दी, बॉल ही तो मारी, हम भी मार देंगे, उतना आसान नहीं है, मेहनत है। सर एक बार रील देख रहा था, पता नहीं कौन आदमी था, उसका मैंने पूरा नहीं देखा। वो कहता है किसी से दुश्मनी है तो उसे रेस्टोरेंट खुलवा दो। नहीं, कुछ भी जो भी चीज आसान लगती है, देखिए कुछ चीजें बड़ी आसान लगती है। शायद लोगों को लगता हो आपको देख के कि यूट्यूबर बनना आसान है, इन्फ्लुएंसर बनना आसान है। आओ कभी हवेली पे। हाँ, चलो पॉडकास्ट ही करनी है, कर देते हैं, चलो क्रिकेट ही खेलना है। तो देखिए जो भी चीज दूर से इतनी आसान दिख रही होती है, उतनी आसान पहले तो होती नहीं है। इस काम का तो मैं कह रहा हूँ नहीं आसान, आपने भी कह दिया शायद। तो काम आसान नहीं है, तो 10 साल का कमिटमेंट चाहिए, तब तक करो मत, ठीक है। पर अगर 10 साल का कमिटमेंट है और आपने समझ लिया काम आसान नहीं है, सुबह जाके खड़ा होना पड़ेगा 2-4 साल, जब तक धंधे की नमज नहीं पकड़ लें, अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर आदमी भाग गया तो खुद भी काम करना पड़ेगा। उस सब चीज़ के लिए आप रेडी हैं तो ज़रूर करिए। बड़ा आपको पैशन होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ काम पैसे के लिए नहीं, थोड़ा सा पैशन होना चाहिए उस काम के लिए। अगर आप पॉडकास्टर हैं तो शायद आपको बोलने का ज्ञान अगर आप देते हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो ये पहले तो इकट्ठा करने का शौक होना चाहिए। ये पहले इकट्ठा ही करने का शौक नहीं है तो देंगे कैसे? तो वो आपको खाने का कुछ तो शौक होना चाहिए। खाने का शौक है, 10 साल का कमिटमेंट है, आप एक मुश्किल काम से घबरा नहीं रहे, तो जरूर करना चाहिए। अच्छा सर, जिस स्टार्ट करने का सोच लिया तो अभी किस कैटेगरी में जाएं या किस प्रोडक्ट में जाएं, उसके सोचने का कोई हैक, कि कोई ऐसा प्रोडक्ट पकड़े मास जो सब ले पकड़े हैं वो बेचे, कुछ नीश में जाएं, क्या करें? तो देखिए ये एक इंसान की फितरत पे डिपेंड करेगा जो शुरू कर रहा है। तो एक तो ये है कि आप निश पकड़िए कि भाई मैक्सिकन खाना, जो अभी कम लोग करते हैं, कि भैया मैं 3.5 लाख रेस्टोरेंट में या अपनी एरिया के 10,000 रेस्टोरेंट्स में या 2,000 रेस्टोरेंट्स में कैसे compete करूंगा। ऐसी कैटेगरी पकड़ी जाए जो कम बिकती है, मैक्सिकन खाने की हो गई या जैपनीज हो गई या कोई हो गई, पर लेकिन मैं 2-4 साल में धीरे धीरे जब ये कैटेगरी बढ़ेगी तो मैं भी बढ़ जाऊंगा। ठीक। पर एटलीस्ट इस कैटेगरी में कोई लीडर नहीं है मेरे एरिया में, राइट, कि भाई आज मैं अगर छोले भटूरे शुरू करूं समोसे और मेरे एरिया में हल्दीराम बीकानेर वाला है या ओम स्वीट है तो लीडर है, तो मुझे तो अपना नाम बनाने में बड़ा मुश्किल टाइम लगेगा। मैं सोच की है बात पे, या फिर मेरी सोच ये है कि भैया मेरे को 3-4 साल की पेशेंस में मैक्सिकन खाने में या इथियोपियन खाने में या अलग तरह के खाने में क्यों लगाऊं। समोसा और छोले भटूरे तो बिकते ही बिकते हैं। मैं कॉस्ट लीडरशिप पे जाता हूँ। मेरी जो एडवांटेज है ऐसा पर्सन, वो कॉस्ट और एफिशिएंसी का है। मैं मान लो सीए बैकग्राउंड से हूँ या कॉस्ट बैकग्राउंड से हूँ, मेरी कॉस्ट पे बड़ा कंट्रोल है। तो मैं इनोवेटर इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं नई चीज़ें बना दूँ, लेकिन उसी समोसे छोले भटूरे पे कॉस्ट और क्वालिटी इतनी अच्छी रखूँगा कि मैं जीत जाऊँगा। तो वो उस एरिया में जाए। मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो बोले कि मैं तो इनोवेशन का खिलाड़ी हूँ, कि मैं नई तरह की डिशेस बना सकता हूँ, चीज़ें कर सकता हूँ, तो वो निश कैटेगरी में जाए। कहाँ आपकी पर्सनैलिटी और आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी ताकत अलाउ कर रही है कि आप किस फील्ड को चूज करें। फूड में भी तो ये आपकी ताकत के अंदर से, आपके अंदर से जो आवाज आ रही हो, जिसपे आवाज और ताकत है, एक्सपर्टीज हो, एक्सपर्टीज है और उस तरह की जाए। हाँ,
भाई उस तरह की चीजों पे जाए ना। एक कहते हैं कि भाई मैं बाथरूम में बड़े सुंदर वॉश बेसिन बनाऊंगा, मैं कलाकार आदमी हूँ, आर्टिस्ट हूँ, तो मैं तो वॉश बेसिन बनाऊंगा ऐसे ऐसे नए तरीके के सेरामिक्स में कि लोग मेरे ही लेंगे। एक आदमी कहता है भाई मेरे पास तो कोई कला नहीं है, मैं तो बनिया व्यापारी हूँ, मैं तो सस्ता ला दूंगा लोहे का पाइप जिंदल स्टील से, और मैं तो सस्ता फटाफट मैं तो 4% भी खेल जाऊंगा और पैसा घुमा दूंगा। तो भैया पानी रोटी का अपना तरीका है। सर अभी हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगर आपने भैया या आप में मन बना लिया कि टफ बिजनेस है, मैं करने को तैयार हूँ, 10 साल कमिट करूंगा, मुझे फूड से प्यार है, तो उतरो। उतरने के बाद अगर लेबर भाग गई तो मैं भी काम करूंगा, लेबर भाग गई तो मैं भी कर लूंगा, मैं बना दूंगा। ये है तो क्योंकि लेबर तो भागेगी। है ना। सेकंड चीज, अब आपको क्या करना है, तो या तो अपनी चीज की मैं सस्ता बना सकता हूँ, या क्वालिटी या डिफरेंशिएट या एक नीश मार्केट में एंटर कर जाओ। अब मैंने सोच लिया कि चलो मैं मैक्सिकन काम करता हूँ, फूड में काम करूंगा 10 साल। अब मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्लाउड किचन से या रेस्टोरेंट से? ये आपकी जेब पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आपके जेब में 10-20 लाख रुपए ही है तो फिर तो रेस्टोरेंट जरा मुश्किल है, फिर तो क्लाउड किचन ही करिए। ठीक है। अगर आपकी जेब में 50 लाख है, 40-50 लाख या ज्यादा, तो मैं कहूँगा डाइन इन बेटर है। अच्छा, क्योंकि और लेकिन आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो फिर से ही क्लाउड किचन कर लीजिए कि कस्टमर का टेस्ट समझ लें, कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है उसमें एटलीस्ट, और जब आपका चल जाए तो वो अपने इक्विपमेंट निकाल के डाइन इन कर लीजिए। पर दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि शुरुआत कितने पैसे से हो रही है। एक तो पैसे का और एक रिस्क फैक्टर, दो चीज डिपेंड करती है कि आप कितने रिस्क टेकर हो और कितना पैसा जेब में लेके बैठे हो। राइट। तो अगर आपके पास, मैं इसको समराइज करता चलता हूँ, अगर आपके पास कम पैसा है, कम रिस्क लेना है, तो क्लाउड में चले जाओ। पैसा भी अच्छा खासा है, रिस्क टेकर भी अच्छे खासे हो, अच्छा खासा नहीं, अगर 40-50 लाख के ऊपर है तो फिर आई वुड रिकमेंड कि डाइन इन कर लीजिए। 50 लाख के ऊपर है तो डाइन इन कर लीजिए छोटा। खोलने के अलावा सर वो ऑपरेशन में भी तो लगेगा शुरुआत। चलिए हाँ, मतलब अगर 50 लाख 1 करोड़ की रकम है तो फिर कर लीजिए। मैंने रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन कुछ भी खोल लिया, एक चीज खोल ली, अब मैंने खोल तो लिया, अब दुनिया को बताना है कि भैया मैं बना रहा हूँ ये मैक्सिकन चीज, तो मैं कैसे मार्केट करूं? पहले तो आप वही फिर पैसे की बात आ जाती है, राइट। अब जैसे फूड ही नहीं, जैसे जिसने सुपर यू शुरू करा वो मेरे ख्याल से बयानी जी के बेटे थे या जो भी चाचा के बेटे थे, तो उन्होंने सीधे रणवीर सिंह को ले लिया। मार्केटिंग का तो ये भी तरीका है कि आप पहली रणवीर सिंह को, शिल्पा शेट्टी को ले लीजिए, कियारा आडवाणी को, ये भी तरीका है। आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आप में उनको कन्विंस करने की कितनी ताकत है, वो है। अब दूसरा ये है कि नहीं तो आपको छोटा मोटा करना है, कम पैसे हैं, तो सिंपल जो फ्लायर होता है जो न्यूज़पेपर में चला जाता है वो घर तक पहुंच जाएगा, जिसको करना होगा वो कर देगा, राइट। देखिए यहाँ तो एक फ्लायर 1 रुपए का जो अखबार में जा सकता है से लेके आपने बड़े सेलिब्रिटी को ले लिया जो 5-10 करोड़ लेता है, पूरी रेंज है। आप चाहें तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा आप गूगल मार्केटिंग कर सकते हैं, सबको आज के दिन पता है, फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि आप जब शुरू कर रहे हैं, अगर डाइन इन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक आप इवेंट कर दीजिए कि जिसमें आपने उस एरिया के इन्फ्लुएंसर्स, अच्छे खाने पीने वाले लोगों को बुला लिया। अगर आपका खाना अच्छा है तो चल जाएगा, और अगर आपकी खाने की क्वालिटी अच्छी है, नहीं आप क्लाउड किचन कर रहे हैं तो थोड़ा तो जोमेटो स्विगी पे भी, एग्रीगेटर पे एडवर्टाइज करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़े फ्लायर्स अखबार वगैरह में बंटवा दीजिए। करने को आप होर्डिंग भी लगा सकते हैं अपने एरिया में, बहुत जितना आपका पैसा। पर मेरी अपनी राय ये होगी कि जो धंधा शुरू में कम मार्केटिंग से बनता है और प्रोडक्ट के दम पे और कस्टमर लव पे बनता है, वो ज़्यादा चलता है लॉन्ग रन में। शुरू में कई बार आप मार्केटिंग करके धंधा चला तो लेंगे, पर वो कस्टमर शायद मार्केटिंग की वजह से आ रहे हैं। तो मेरा अपना उसूल और सोच ये रहती है कि धंधे में ऐसा नहीं कि जीरो मार्केटिंग, पर कम करी जाए पहले 6 महीने। पहले 6 महीने प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाए, कस्टमर और कस्टमर पे, और कस्टमर से ज्यादा फीडबैक लिया जाए कि भाई उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको क्या कमी लग रही है। अगर उसको अच्छा लगेगा तब धंधा चलेगा। मेरा अपना मानना ये रहता है कि पहले 6 महीने साल भर प्रोडक्ट और कस्टमर शुड बी द हीरो एंड हीरोइन। सर अभी ये आता है फूड एग्रीगेटर प्रोग्राम हमने डिस्कस किया कि उस पे भी लिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो लोग आपको फाइंड कैसे करेंगे? उसका प्रोसेस क्या रहता है सर, टाइमिंग या मनी या क्या फॉर्मेलिटी रहती है? जोमेटो या एग्रीगेटर्स खुद भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट्स आए, तो वो सब तो आज के दिन इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, आप उसमें फॉर्म भरेंगे तो उनका फ़ोन आ जाएगा, वो सब हो जाता है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको भी लिस्ट करवाना है। उन्हें भी तो 3.5 लाख से 5 लाख रेस्टोरेंट जब लिस्ट होंगे तभी काम चलेगा। उनकी भी टीम लगी हुई है कि और नए रेस्टोरेंट्स लाओ, तो वो इतना बड़ा काम नहीं है। पर अगर आप कोशिश करिए कि अपने लिए अच्छी डील नेगोशिएट कर लीजिए,
शुरू में ही, वो एक तरीका हो सकता है। सर रेस्टोरेंट अगर अपन खोल रहे हैं तो उसके लिए लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, हाई स्ट्रीट पे या किसी मॉल में, या कहाँ होना ज्यादा बेटर माना जाता है? तो देखिए, जैसे अभी हम इनफॉर्मली बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि आप जयपुर से हैं, तपरी आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, शायद एक छत पे खुला हुआ है, राइट, जहाँ पे खुला था, बहुत अच्छी चाय नाश्ता चीजें मिलता है राइट प्राइस पे। अब वो ना मॉल पे है ना हाई स्ट्रीट पे, राइट। हमने आपस में ही बात कर रहे थे कि अगर संपत की कचौड़ी खाए तो शायद कार ही नहीं पहुंच सकती, पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। तो इसलिए आंसर तो ये है कि शायद कि लोकेशन, तो देखिए अगर आपकी चीज़ें अच्छी हैं तो चल जाएंगी चीज़ें। आपकी जिस हिसाब से जेब में पैसे हैं, अगर आपके पास आप रिस्क लेना चाहते हैं, जेब में पैसे हैं, तो मॉल में जहाँ ज़्यादा फुटफॉल है, जिस शहर की बेस्ट मॉल में खोलिए। वो तो अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, पैसा है तो क्यों नहीं, अगर आपके तो जाइए वहाँ पे खोलिए, आपको थोड़ा आराम हो जाएगा, राइट। पर मैं फिर से खाना एक ऐसी चीज़ है कि अगर अच्छा है और क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हैं, राइट, अच्छे की भी डेफिनेशन अलग है, तो आप पहले तो रेंट को बचाइए, थोड़ा सा सेकंड लेवल थर्ड लेवल भी आप ले लेंगे तो धीरे धीरे आपकी क्लाइंटेल बन जाएगी। हमने इतने एग्जांपल्स है, संपत के, टपरी के, जयपुर की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप जयपुर के तो वहाँ के एग्जांपल हमने, सही बात है। कस्टमर लाइन लगा के आता है, किसी भी गली में घुस जाएगा, कहीं भी चढ़ जाएगा। पर देखिए ये पहले महीने नहीं होता, 3 महीने में नहीं होता। मैंने कहा कि मैकडोनल्ड को बनने में 60-70 लाख साल लगे, या स्टारबक्स को 50 साल 55 साल लगे। तो देखिए ये 10 साल का धंधा है, 5 साल का धंधा है। तो अगर आप सोचिए कि मैं ज्यादा रेंट पे बड़ी मॉल में, बड़ी हाई स्ट्रीट में ले लूं, तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है बंद होने का। शायद यही कारण है 60% फेल हो रहा है। हाँ, तो मेरा तो अपना कहना ये है कि आप थोड़े कम रेंट की, थोड़े हटके ले, जहां पे कस्टमर बोले मुझे आना है, वो है धंधा। मेरा अपनी सोच बता रहा हूँ मैं। अच्छा सर, रेस्टोरेंट खोलते समय या क्लाउड किचन रेस्टोरेंट का बिजनेस करते समय क्या ऐसी मोस्ट कॉमन गलती है जो लोग कर देते हैं, उस चक्कर में परेशान पाते हैं? एक तो मुझे अभी लगी, समझ में आई कि जरूरत से ज्यादा महंगी जगह पे रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, फिर रेंट नहीं संभाल पाते। मैं तो रेस्टोरेंट ही नहीं, किसी भी खर्चे में, मैंने कहा आप मारवाड़ियों बनी हो, कम पैसे में चीजें करनी चाहिए, कम खर्चे में। जहां आपने ज्यादा रेंट पे जगह ले ली, या ज्यादा पैसे लगा के रेस्टोरेंट खोल लिया, या ज्यादा मार्केटिंग कर दी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोडक्ट और कस्टमर पे कम भरोसा है। अच्छा, कई जगह एक और मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंटीरियर पे खर्चा हो जाता है कई लोगों का। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि भाई इंटीरियर पे हमने 25 लाख लगा दिए, अब अगर रेस्टोरेंट नहीं चला ना तो तुम इक्विपमेंट उठा के ले जाओगे, टेबल उठा के ले जाओगे, इंटीरियर का क्या करोगे? नहीं तो करोगे। तो इसीलिए ना आपको अपने प्रोडक्ट और कस्टमर पे ज्यादा, ऐसी बात नहीं थी, कस्टमर को आने के लिए एक अच्छा माहौल तो चाहिए, पर वो बेसिक भी हो सकता है। हाँ। जरूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई हो, बहुत पैसे लगा के करा जाए। साफ सुथरा एक अच्छे टेस्ट का होना चाहिए अगर डाइनिंग है। तो मेरा तो यही है कि कम खर्चे में, कम रेंट, कम खर्चे में, कम उसमें, और धीरे धीरे एक आपकी थिंकिंग क्या है ऐसा बिजनेसमैन कि आप एक धंधा खाली 2-4 साल में अपने आप को ग्लैमराइज करने के लिए, मजे लेने के लिए कर रहे हैं, या एक जो हम लोग कहते हैं ना बिजनेस में कि अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए बना रहे हो, अपनी 10-20-25 साल के लिए बना रहे हो, अपनी लाइफ टाइम के लिए बना रहे हो, वो बहुत उससे आपकी सोच डिफाइन होती है। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस अबाउट द होल फूड इंडस्ट्री, आपके इतने साल के एक्सपीरियंस पे। वन, क्या आपको फूड इंडस्ट्री की चीज सबसे अच्छी लगती है कि ये फूड इंडस्ट्री में बेस्ट है जो कहीं और नहीं है? कि भाई रोज का एक, जैसे डॉक्टर होता है ना, अपने पेशेंट को देखता है, उसको अगर सही कर देता है तो खुशी मिलती है। तो इसमें ऐसा है, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अपने कस्टमर आई, फैमिली आई, सेलिब्रेशन हुआ, किसी की एंगेजमेंट है, किसी की एनिवर्सरी है, कोई अपने अपने कपल अपने किसी एक अच्छे ओकेजन के लिए आया, तो उनके चेहरे की खुशी देख के और उनके सेलिब्रेशन का पार्ट बन के एक वो चीज है कि मजा आता है। अगर आपने किसी को, तो दैट इज अ वेरी बिग फीलिंग। एक बार इंसान के पेट में अच्छा खाना पहुंचता है तो एक आत्मा से आवाज नहीं, उसके जो दुआ निकलती है, खुशी निकलती है ना। मैं बताऊं, दिन भर के गम भूल जाता है अगर एक खाना अच्छा मिल जाए। तो ये बात से मैं एग्री करता हूं। हम कुछ भी कह लें, हम एक 2 वक्त की अच्छी रोटी, मैं अच्छी वर्ड यूज कर रहा हूँ, अच्छी रोटी और एक अच्छे चैन से घर के लिए करते हैं, बाकी तो सब ठीक है। वन वर्स्ट थिंग अबाउट फूड इंडस्ट्री जो कोई बताता नहीं है, पर आप अनुभव से जानते हो कि यार ये इसमें बहुत चीज खराब है जो कोई बताता नहीं है। नहीं, आपने बता दी कि बिजनेस फेल हो जाता है 60%, 70%, आपने तो बता दी, कई बार बता दी। लेबर भाग जाती है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाती, घाटे हो जाते हैं, बता दी। खराब बात तो बता दी हमने। एक सर, जैसे आजकल बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी जा रही है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, कि हम कहते हैं ना
पनीर नहीं है, वो पनीर एनालॉग पनीर आ रहा है, और वो सरकार ने भी अलाउ कर रखा है कि एनालॉग में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बस बोल के ले दो। तो ये जो अडल्ट्रेशन है कि यार फूड में वो फूड नहीं है, मिलावटी वाला फूड है, बेकार पनीर है, उसका क्या मतलब उसका क्या इम्पैक्ट है या उससे कैसे बचे? नहीं, बहुत आपने अच्छी बात कही। मैं तो जैसे मैंने पॉडकास्ट में पहले भी कहा, मेरी वाइफ हेल्थ कोच है और मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ के बारे में और खाने के बारे में सोचता हूँ और इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। मैं बिरयानी भाई किलो के लिए कह सकता हूँ कि हम बहुत, चाहे वो चावल हो, घी हो, तेल हो, मतलब पनीर हो, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं अपने वेंडर्स कौन सा यूज़ करते हैं। पर कस्टमर को भी ये सवाल बहुत पूछने चाहिए, चाहे अपने रेस्टोरेंट में जहाँ से खाना खा रहे हैं। पर मुझे लगता है कस्टमर बिल्कुल नहीं ये सवाल पूछ रहा, और उसकी इंटेंट भी नहीं है पूछने की। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि शायद मेरे को दुख होता है कि उनको जल्दी खाना चाहिए, कम पैसे में चाहिए, उन्हें स्वादिष्ट ही चाहिए, जो वो भी चाहिए, पर लेकिन हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना। तो मैं तो कहूँगा FSI शुड हैव, जो हमारी एजेंसी है इंडिया की, शुड हैव ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स कि रेस्टोरेंट ये सब नहीं कर पाए। कस्टमर्स को चाहिए कि रेस्टोरेंट्स में जाके खुद विजिट करें जहाँ रेगुलर करते हैं। कभी ना कभी अगर आप एक बार ही करते हैं तो कहाँ कर पाएंगे, जहाँ 2-4 बार करते हैं उनकी किचन देखिए, उनकी हाइजीन देखिए। क्योंकि सुनने में लगता है क्या, कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, पर जो चीज़ आपके पेट में जा रही है, जिससे आपका शरीर और आत्मा चल रही है, आपके बच्चों खा रहे हैं, आप जितना इसमें ध्यान दें, जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में देते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, आपको इसमें भी बहुत मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को लॉस और स्ट्रिक्ट करने चाहिए। तो बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है लोग बहुत कम ध्यान देते हैं इंडियंस इस बात पे। मैं जैसे मैंने कहा, मैंने अमेरिका रहा हूँ, सिंगापुर, लोग बाहर बहुत ध्यान देते हैं। और सर एक और चीज मैंने देखी कि चलो छोटे ब्रांड का तो अपन समझ सकते हैं, ये भी क्वालिटी मेंटेन कौन देख रहा है, कर लिया जुगाड़। बड़े बड़े ब्रांड्स, अभी महाराष्ट्र में एक वो बकायदा FSI ने छापा मारा था कि वो बड़े ब्रांड्स हैं, पर नाम नहीं लेते, पर चीज नगेट्स दे रहे हैं, उसमें चीज ही नहीं है, बोले वो एनालॉग चीज है, तो चीज नगेट बोल के चीज ही नहीं है। तो बकायदा बाद में उन्होंने भी चीज नहीं दी, अगर चीज नगेट है ठीक है, स्टार लगा के लिख देंगे कि ये चीज नहीं है, पर दे देंगे। मतलब वो FSI ने क्या बोला कि वो ये नहीं कह रहा कि तुम चीज नगेट बोला है तो चीज दो, वो कह रहा है नहीं दे रहे चीज कोई बात नहीं, लिख दो कि नहीं दे रहे। तुम लिख के क्यों नहीं दे रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। दे रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, देखिए, लिखा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये FSI चीज़ है, पर कस्टमर को खुद भी जागरूक होना चाहिए कि मेरे को थोड़ा फ्राइड कम खाना है, किस तरह का तेल यूज हुआ है। कितने लोग जाके पूछते हैं रेस्टोरेंट में कि आप तेल कौन सा यूज करते हैं, आप घी कौन सा यूज करते हैं। कितने लोग, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो पूछते नहीं है इस बात को। मेरे को अपना, मैं जैसे बता सकता हूँ, मैं कहीं भी रास्ते में हम लोग ट्रेवल करते हैं तो हमेशा ढाबे में बोलता हूँ, मेरा आमलेट आप मक्खन में बनाइए, क्योंकि तेल तो कई बार ये लोग नहीं अच्छा यूज करते, राइट। हम लोग अपने घर में मान लो सरसों का तेल यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, शायद ये लोग नहीं करते, क्योंकि तेल सस्ता भी, और बहुत बड़े ब्रांड्स का भी सस्ते इतने अच्छे नहीं होते। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा तो बिल्कुल साफ करके मक्खन में ही आमलेट बनाइए, क्योंकि मक्खन तो अमूल का यूज होता है, तो वो आप बच जाओगे, राइट। तो कस्टमर को जागरूक अपने लेवल पे भी होना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे रेस्टोरेंट से, क्लाउड किचन से, कि आप तेल कौन सा, ये कौन सा, घी कौन सा, वो पूछना बहुत जरूरी है। FSI भी एक बेसिक्स तक एक्ट कर सकता है। तो थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। सबसे पहली बात तो ये लास्ट सेक्शन है, पहली बात फर्स्ट सेक्शन से लोगों को सीखने को मिला भाई साहब बिरयानी की इंपॉर्टेंस क्या है, और कैसे बीबी की चीज बिल्ड हुई, कैसे फूड एग्रीगेटर का काम है, मार्केटिंग का क्या काम है, और लास्ट सेक्शन में तो आपने लोगों का नया फूड बिजनेस का जो सपना था उसको खुलवा ही दिया। सो आई होप इस पॉडकास्ट से जो कि फूड का बिजनेस कर रहा है या फूड में इंटरेस्ट रखता है, फूडी है, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आगे जाके जब बीबी के अगला माइलस्टोन अचीव करेगा, यहाँ से 10x जाएगा, फिर एक पॉडकास्ट आपके साथ दोबारा करेंगे इस प्रॉमिस के साथ। आज धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद।